कि काफी सारे लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो मैंने अभी जो बात बताई थी मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। हमारा पढ़ने का मेथड ये होगा कि हम लेक्चर के अंदर मैं जो आप लोगों को मोस्टली हम अपने पास मेन बुक रिफ्यूला रखेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसके अंदर एडिशंस करवाऊंगी। आज के दिन हमने रखा है अपने पास छोटा टॉपिक। सेल का टॉपिक रखने का मकसद ये था कि मुझे और आपको एक दूसरे से ओरिएंटेशन हो जाए, आप लोगों को मेरा मेथड पढ़ाने का पता चले, मुझे आप लोगों की इंडिविजुअल नीड्स का पता लगे, जिसके मुताबिक मैं आगे लेक्चर्स को आप लोगों की नीड्स के मुताबिक टेलर कर सकूं। ठीक है, तो आज और कल के दिन छोटे लेक्चर रखने का ये मकसद है, जिसके लिए मुझे आप सबका, जितने लोगों ने ज्वाइन किया, आप सबका फीडबैक जरूर चाहिए होगा। स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल फिजियोलॉजी के टॉपिक हम करने लगे हैं। अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हमने ये देखना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की अपनी इंपॉर्टेंट बात अपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में ना बहुत ज्यादा आप लोगों के कंसेप्चुअल नहीं है, चीजें हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है कि जिनको हमें बहुत डिटेल से फिजियोलॉजी देखने की जरूरत हो। तो इसलिए अभी हम देखना स्टार्ट करिए। सेल मेम्ब्रेन में आपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता होना चाहिए, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इट इज अ लिपिड बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर है तो इससे क्या होगा, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो पास कर जाएंगे। उनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के एमसीक्यू वाइज। ये क्रॉस कर जाते हैं लिपिड बाइलेयर, और उसकी वजह से क्यों होते हैं, क्योंकि लिपिड बाइलेयर के अंदर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये उसमें से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है, कंसेप्ट हमें है पढ़ा पहले से, कि वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होंगे, तो वो क्रॉस करने के लिए उनको कोई कैरियर चाहिए होगा, कोई पोर या कोई चैनल चाहिए होगा। इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, दीज आर सोडियम क्लोराइड, स्पेशली ग्लूकोज और वाटर, ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है सेल ऑर्गेनेलीज। ये टॉपिक आपका रेफ्यूला से 100% कवर हो जाता है, लेकिन रेफ्यूला में जो एक एक लाइन लिखी हुई है ना, वो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ से कवर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनेलीज के अंदर। सबसे पहले हम दो ऑर्गेनेलीज देख रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ एंड स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या होता है हमें पता है, राइबोसोम्स अटैच हुए हुए होते हैं, और राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मेन फंक्शन यही है कि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में काम आता है। सेकेंड चीज हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या सिंथेसिस होती है, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स की। उसके अलावा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग्स जो ली है पेशेंट ने, उनका कैटाबॉलिज्म, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। नेक्स्ट वी हैव द गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus के अंदर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड द डिलीवरी ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होती है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स कहाँ से बनते हैं, तीन पॉइंट्स लाइसोसोम्स के यहाँ लिखे हुए हैं, तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स गोल्गी apparatus से बनते हैं। इनके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेजिस होते हैं, और ये आप इस पे स्टार बनाए। यूट्रस इन द ब्रेस्ट रिग्रेस आफ्टर द प्रेगनेंसी बाय लाइसोसोम। प्रेगनेंसी में पता है यूट्रस की भी ब्रेस्ट की भी हाइपरट्रोफी होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, और जब पार्चुरेशन हो जाती है लेबर के बाद, पार्चुरेशन के बाद ब्रेस्ट और यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आते हैं, तो उसमें जो सारा फंक्शन होता है ना वो लाइसोसोम्स का होता है। नेक्स्ट वी हैव पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स एसईआर से बनते हैं और इनके अंदर ऑक्सीडेजेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कैटालिसिस होते हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करते हैं। ये आपका हाईलाइट करने का पॉइंट है। सेंट्रोसोम हम सबको पता है कि ये सेल डिवीजन के दरमियान क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के काम आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका वो क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में बहुत ज्यादा दफा आया है। माइटोकॉन्ड्रिया की आपको क्या बात याद होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया
एनर्जी हाउस ऑफ सेल है। ये वो बात है जो हमें बहुत पहले से पता है, लेकिन आपने इसके साथ ये बात याद रखनी है कि सेल्फ रेप्लिकेटिव होती है क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस करती है। ये पॉइंट्स हमें याद हो गए हैं। अब आपने ये रखना है कि आपके ना रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये टेबल आपने अपने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करना है, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने लगे हैं ये आपने अभी अभी इस टेबल में ऐड करने हैं, क्योंकि एट द एंड आपने पूरा रफीला दोबारा नहीं पढ़नी। स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के भी हमने क्या 3 बातें पढ़ी हैं जो हमें अब तक याद है। नंबर 1 एटीपी बनाते हैं, एनर्जी हाउस है। नंबर 2 इनके अंदर डीएनए होता है तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। नंबर 3 इनिशिएशन करते हैं एपोप्टोसिस की। इन्हीं चीजों की रिवीजन के साथ के पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह आए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पूछा हुआ है कि विच ऑर्गेनेल इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल्फ रेप्लिकेट होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को पैसिव टेंस में कर दिया हुआ है, कंसेप्ट आपका सेम है। अब अगली बात, क्यों कर रहा है सेल्फ रेप्लिकेट, क्योंकि उसके पास डीएनए है। विच ऑर्गेनेल हैज अ डीएनए एंड एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। ठीक है, सेम टू सेम बात रिपीट हुई थी तो आपने रिवीजन करते हुए बाद में बात दोबारा नहीं पढ़नी। हाँ, लेकिन जो नई बात आपने पढ़नी है इसको हाईलाइट करें, ऊपर टेबल में ऐड करें। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी होती है। सही। आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चीज है प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और पता चले। देखिए क्वेश्चन कैसे आया है। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज हेल्पफुल इन द वर्किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग में हेल्प कर रहा होता है। बाकी अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्रिएटेड सेल के एपिकल पोर्शन में। तो ये वो पॉइंट है जो कि अभी तक हमने पहले कहीं नहीं पढ़ा हुआ, हमारे पुराने नॉलेज में भी नहीं होता। तो इसको आपने अच्छा वाला हाईलाइट करना है, अपने रिवीजन पॉइंट्स में रखना है कि सीलिएटेड सेल्स के एपिकल पोर्शन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा क्वांटिटीज में होते हैं। सेम बात प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट वाला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो पार्ट था, तो ये दोनों चीजें कहाँ पर होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इट इज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। अब ये आपके पास नया पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो प्रोटीन्स है वो कहाँ से बनी हुई होती हैं, वो कहाँ बनती हैं। हमें पता है प्रोटीन्स बनेंगी राइबोसोम्स में, लेकिन राइबोसोम्स अब हमारे पास 2 तरह के होते हैं। वन जो कि अटैच हुए हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, नंबर 2 जो कि फ्री से होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन्स जो हैं वो फ्री राइबोसोम्स में बने होते हैं, एंड आरबीसीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर हो गया। नेक्स्ट आपने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोवर्शियल चीज है, याद रखनी है। ठीक है, ये वो जो रेफ्यूला में कलर होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ना, ये सीपीएसपी के की के मुताबिक वाले पॉइंट्स होते हैं, और इनकी ना वर्डिंग याद रखनी इंपॉर्टेंट होती है। कंसेप्ट हमारे लिए होते हैं। अब देखिए, अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप कर रहे हैं एक चीज को, आप एज अ स्टूडेंट अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आपको डिवाइडिंग स्टेज में ऑर्गेनेली नजर आती है। तो हमें जो ऑर्गेनेली डिवाइड होती हुई नजर आ सकती है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर हमें सेल डिवाइड हो रहा है, डिवीजन किस चीज की हो रही है, ऑर्गेनेली की नहीं हो रही, डिवीजन सेल की हो रही है, सेल इन द डिवाइडिंग फेज, तो हमें उसका सेंट्रियोल प्रोमिनेंट हुआ हुआ नजर आता है। इसको मजीद डिटेल से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेल साइकिल के साथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को अभी तक हमें क्या 2 बातें बताएं। नंबर 1, राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखें कि चूंकि ये होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं, इनकी वजह से सेल्स का जो पर्पलिश कलर होते हैं ना H&E स्टेन के ऊपर, बेजोफिलिया, वो राइबोसोम्स की वजह से ही होता है। ठीक। दूसरी बात आपको याद है कि राइबोसोम्स कहाँ पे अटैच थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो अगर आपसे बेजोफिलिया की काज पूछें लेकिन राइबोसोम्स का ऑप्शन ना दें तो आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आंसर पिक कर सकते हैं। अब राइबोसोम रिलेटेड मजीद क्वेश्चन देखते हैं जो कि पास्ट में आए हुए हैं। Molecules of the ribosomal RNA is synthesized in the nucleolus.
राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर बन रहा है? न्यूक्लियोलस के अंदर। जबकि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स और उनके अंदर बेजोफिलिया क्यों होता है? देखिए, बेजोफिलिया सेल्स के अंदर हो रहा है। दूसरा, उन्होंने हमें क्लू भी दे दिया कि वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करवा रहे हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, हमें ये बात पता है सेल्स में बेजोफिलिया जो है वो राइबोसोम्स की वजह से है। क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर करके आप देखें कितनी दफा सेम क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम लोग अमूमन स्टूडेंट्स वर्डिंग चेंज होने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इसको एक दफा रीड करके देखते हैं क्या कोई ऐसी चीज है जो अभी तक हमें समझ ना आई भी हो। बेजोफिलिया ऑफ द सेल इज ड्यू टू द राइबोसोम्स। आंसर ना हो राइबोसोम्स का तो आपकी प्रायोरिटी में आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिक कर सकते हैं। बेजोफिलिक स्टेनिंग सेल्स की हुई राइबोसोम्स की वजह से। स्टेनिंग प्रॉपर्टी मतलब बेजोफिलिक स्टेनिंग हो रही है, राइबोसोम्स की वजह से होती है। पॉलीक्रोमेजिया, पॉलीक्रोमेजिया का भी यही मतलब होता है ना कि पेशेंट को हमें सेल्स के अंदर पर्पल कलर ज्यादा मिल रहा है। कहाँ पे उन्होंने कर लिया? एरिथ्रोपोइसिस में। एरिथ्रोपोइसिस में हो रही है तो एचबी के अंदर है ना, आरबीसी रिलेटेड है तो राइबोसोम्स ज्यादा है। एरिथ्रोसाइट्स में बेसोफिलिया की रीजन क्या है? राइबोसोम्स है। अगर इसी सेम कंसेप्ट को आपको सिनेरियो के फॉर्म में दें, a slide of parotid gland showing acini with the dark reddish purple cell. पर्पल सेल से आपको क्या समझ आया? वहां पर क्या ज्यादा है? बेसोफिलिया ज्यादा है। तो the most likely cell originally responsible for the cytoplasmic basophily is the राइबोसोम का ऑप्शन था तो वेल एंड गुड, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आपने क्या पिक करना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये बाइंड हुए होते हैं। The microscopic study of the pancreas show basophilia in the cytoplasm of the cell. ठीक है, आप स्टडी कह रहे हैं आपको सेल में बेसोफिलिया नजर आया। सेम बात, बेसोफिलिया किसकी वजह से? राइबोसोम्स की वजह से। ये अब आपके पास एक नया पॉइंट है जिसको आप हाईलाइट करेंगे और आपने ये याद रखना है कि बेसोफिलिया जब लॉस हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? यूसिनोफिलिया हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है यूसिनोफिलिया? एपोप्टोसिस हो रही है, नेक्रोसिस, सेल डेथ हो रही है किसी भी वजह से, तो वहां पे आरएनए का लॉस हो रहा है। उस आरएनए के लॉस होने की वजह से सेल्स हमें ज्यादा यूसिनोफिलिक नजर आते हैं HNE स्टेन के ऊपर। इस पूरे ऊपर वाले पैराग्राफ में से आपने जस्ट राइबोसोम मोर देन आरईआर को हाईलाइट करना है, रिवीजन पॉइंट पे रखना है, और सेकेंड दिस लास्ट पॉइंट। बाकी सारे आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका कंसेप्ट बन गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। यहाँ तक आप कुछ पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें? चैट में बता दें काइंडली। हम्म, चलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। आपको कोई इशू हो चैट में मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभी तक हमें दो बातें पता है, दो टाइप्स के हैं, आरईआर, एसीआर। रफ वाले में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, स्मूथ वाले में लिपिड एंड स्टेरॉइड की सिंथेसिस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कैटाबोलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन होती है। इसके अलावा हम इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या पता चलेंगी अभी कि न्यूक्लियर में ये वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यस राइबोसोम्स को प्रेफर करना है। अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास राइबोसोम का तो आपने आरईआर करना है। ठीक है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपके पास अब क्या है? नेक्स्ट चीज कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस हुई होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इन पॉइंट्स को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी कि दीज आर सम फैक्ट्स जिनको हमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट बनाने या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, जस्ट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहले आपने इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। देखिए वर्डिंग किस तरह चेंज हुई है कि न्यूक्लियस इन्वेलप कर रहा है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। बात सेम है कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर कर रही है, कंटिन्यूस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। और प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस हमें पता है ये बात, मैसेंजर आरएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फिर ट्रांसफर आरएनए बनता है, फिर राइबोसोम्स और बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं जो मिलके फिर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही थी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सेम बात, वर्डिंग चेंज कर करके। आंसर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। स्टीराइड्स के मेटाबॉलिज्म में हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट है। अब स्टीराइड्स के, अब यहाँ पे देखिए ना, स्टीराइड प्रोड्यूसिंग ट्यूमर लिख दिया। पेपर में वो आपको लंबा सा स्नेरियो भी दे सकते हैं, एट द एंड ये मेंशन कर देंगे कि उस स्नेरियो में इतनी सारी सिम्टम्स के साथ उसकी ट्यूमर से कोई स्टीराइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपने उस स्नेरियो के बेस पे कंफ्यूज नहीं होना, आपने याद रखना है अगर स्टीराइड प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो स्टीराइड सिंथेसिस किसके साथ इन्वॉल्व हुई होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ये अब आपके पास एक नया पॉइंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट करें। हाईलाइट हमने क्या, यहाँ से हमें क्या बात समझ आ रही है कि सेल मेम्ब्रेन की जो सिमेट्री है, देखिए सेल मेम्ब्रेन की सिमेट्री जो होगी वो किसकी वजह से मैनेज हुई होगी? सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड बाइलेयर होती है, तो वो दोनों सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखेंगी। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स कहाँ बन रहे थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना, तो वो मेम्ब्रेन सिंथेसिस करवा रहे हैं और उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन की सिमेट्री मेंटेन रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका हाईलाइट करने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेसल बॉडीज। नेसल बॉडीज क्या होती हैं? दीज आर द एग्रीगेट्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहां भी नेसल बॉडीज का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, दीज एग्रीगेट्स बने हुए होते हैं कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। आपने याद रखना नेसल बॉडीज आर विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ पर नहीं होती? These are absent in the axon hillock. Axon hillock के अंदर ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना उसके अंदर नेसल बॉडीज, दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं एक्सॉन हिलॉक के अंदर। एंड व्हाट इज द एक्सॉन हिलॉक? जो एक्सॉन होता है ना, उसका जहाँ पे ओरिजिन और होता है एग्जैक्ट उस लोकेशन को एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली वी हैव द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का भी हमने पहली इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ी थी? इनके अंदर टेबल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। नंबर 2 यूट्रस और ब्रेस्ट को डिलीवरी के बाद रिग्रेशन के लिए हमें लाइसोसोम होता है। अब वो डिलीवरी का वर्ड यूज कर सकते हैं, पार्चुरेशन का कर सकते हैं, प्रेगनेंसी का कर सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना, आपने याद क्या रखना है? प्रेगनेंसी के केस में फीमेल की हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होता है यूट्रस का, ब्रेस्ट का। जब पार्चुरेशन होगी उसके बाद जब उन्हें वापस नॉर्मल पोजीशन में आना है तो उसमें रोल किस चीज का होता है? लाइसोसोम का। इसको वो जिस भी तरह से स्नेरियो बना दें, आपका बेसिक ये कंसेप्ट कवर हो गया है कि few months after the parturition the gradual regression of the enlarged uterus and the breast is the function of lysosome। जिस भी तरह वर्डिंग कर दें, ठीक है। ये जो रिग्रेशन हो रही है इसके लिए लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिनको हाइड्रोलेसिस कहते हैं, होते हैं। ठीक, अब यहाँ तक आपको कंफर्म है। अब आपके पास एक नया बात पता चल रही है हिस्टोलॉजी रिलेटेड, कि जब आप एक पेशेंट की सेल की HND स्टेनिंग करते हैं तो आपको न्यूक्लियस के नजदीक एक हालो स्ट्रक्चर, इस हालो स्ट्रक्चर पर स्टार बना है नजर आता है। जहां आपको न्यूक्लियस के पास स्टेन के अंदर हालो स्ट्रक्चर मेंशन हो जाए, ऑर्डिनली पूछे, आपने याद रखना है लाइसोसोम इज द हालो स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने हमें यहाँ पर दे दिया हुआ है, वैसे हमने बहुत डिटेल से पढ़नी है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पर दिए हुए हैं तो हम इनको इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास एक डिजीज होती है टे सेक डिजीज। टे सेक डिजीज का अगर आप लोगों को याद हो, इट इज अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसके अंदर होता है कि पेशेंट को जीन की म्यूटेशन हुई हुई होती है, जिसकी एंजाइम याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन म्यूटेशन होती है, एक एंजाइम नहीं बनता, जिस एंजाइम का नाम होता है हेक्सोसामिनेडेज ए।
ये एंजाइम जब डेफिशिएंट होता है, इस एंजाइम ने करना ही होता है कि इसने ना ग्लाइकोसाइडेज हमारी बॉडी में होते हैं, उनको डिग्रेडेशन करानी होती है। जब वो डिग्रेड नहीं होते तो अकोमुलेट होते हैं कहाँ पे, लाइसोसोम्स के अंदर। इसलिए दीज आर नोन एज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। और ये जब एक पेशेंट के सेल्स की लाइसोसोम्स के अंदर गैंग्लियोसाइड्स अकोमुलेट हो रहे हैं, पेशेंट को छोटा बच्चा है तो उसको डेवलपमेंटल डिलेज होने लग जाएंगे, वैसे उसको मेंटल रिटार्डेशन होगी, मसल वीकनेस हो रही होगी, वीएन इन्वॉल्व हो जाएगी उसकी, और हेयरिंग लॉस हो जाएगा। उसके अलावा पेशेंट को सीजर्स आने लग सकते हैं। तो अब सिनेरियो देखें, पेशेंट को क्या हो रहा है, चाइल्ड प्रेजेंट विद द ब्लाइंडनेस एंड द मेंटल रिटार्डेशन ऑन हिस्टोलॉजी द लाइसोसोम शो अ डेफिशिएंसी ऑफ, उन्होंने आपको क्लियर कट बता दिया हेक्सोसाइमिनेज ए की डेफिशिएंसी है, तो पेशेंट को टे सेक्स डिजीज है। कहाँ की डिजीज है ये, लाइसोसोम, दिस इज द लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। नेक्स्ट डिजीज देखें, उन्होंने हमें नाम दिया पॉम्पेस डिजीज। पॉम्पेस डिजीज में दिस इज द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, उसमें टाइप 2 का नाम होता है। इसके अंदर अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होनी शुरू हो जाती है। ठीक, ये दो आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के पॉइंट्स यहाँ पर थे। नेक्स्ट देखें तो लाइसोसोम्स के अंदर फेगोसाइटोसिस होती है, और लाइसोसोम्स के अंदर अभी तक हमने क्या इंपॉर्टेंट बात याद की थी कि इनके अंदर हाइड्रोलेसिस होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एसिड फास्फेटेसिस भी होते हैं। अगर आपसे पूछ लें कि एंजाइम्स पूछे लाइसोसोम्स के अंदर, प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर, और हाइड्रोलेसिस को आपने प्रेफर करना है, ऑप्शन ना हो तो आपने सेकेंड ऑप्शन एसिड फास्फेटेसिस का रखना है अपने पास। ठीक हो गया, हमने एक और कन्वर्ट कर ली। नेक्स्ट वी हैव द पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स की आपने पहली इंपॉर्टेंट बात जो हमने ऊपर टेबल में पढ़ी थी, दीज आर रिलेटेड टू द लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कैटाबॉलिज्म। जहां पे भी वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म आपसे पूछा जाए, आपने पेरोक्सिसोम्स को नहीं भूलना। और इस सारे काम के लिए इनके पास ऑक्सीडेजेस और H2O2 होते हैं। हो गया यहाँ तक आप लोगों को सब है। अब आपके पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है। वैसे हमने डिटॉक्सिफिकेशन ऊपर देख ली है कहाँ पर हो रही है, लेकिन अल्कोहल की स्पेसिफिकली अलग से मेंशन हुई है कि अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पर हो रही होती है, पेरोक्सिसोम्स के अंदर। H2O2 कहाँ पर होते हैं, प्रोक्सिसोम्स में। H2O2 को काम क्या होता है, दीज आर द बैक्टीरियाइडल एजेंट। हमें पता है जब न्यूट्रोफिल्स के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं और उनकी वजह से फिर ऑक्सीजन बर्स्ट होना होता है, दीज आर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो इनके साथ रिलेटेड कौन होता है, पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, क्वेश्चन देखें, बैक्टीरियाइडल एजेंट्स सच एज ऑक्सीजन एंड H2O2 आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूट्रोफिल फ्रॉम द पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स बनते कहाँ से हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, सेम बात बैक्टीरियासिडल है, बैक्टीरिया को किल करेंगे। रॉस बनाई है, दीज आर रॉस, और वो कहाँ से बनी है, पेरोक्सिसोम्स से। अगली ऑर्गेनेली देखें तो गोल्जी अपरेटस है हमारे पास। गोल्जी अपरेटस में इंपॉर्टेंट बात हमें अभी तक पता है कि ये प्रोसेसिंग करती है, पैकेजिंग करती है, रिलीज करती है जो सब्सटेंसेस बन रहे होते हैं। लेकिन इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा फंक्शन है जो कि बच्चे हम अक्सर भूल जाते हैं पेपर में, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कंबाइन करती है, जिसकी वजह से फिर न्यूट्रल फैट्स भी बनते हैं। कहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की कॉम्बिनेशन होती है, इसको अच्छा वाला हाईलाइट करें रिवीजन पॉइंट्स के लिए कि गोल्जी अपरेटस के अंदर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन होता है। तो दूसरी ये बात हमें पता है कि फाइनल पैकेजिंग और सब्सटेंस का जो रिलीज हो रहा होता है, चाहे वो कार्ब्स की हो रही है, चाहे वो प्रोटीन की हो रही है, वो सब कुछ कहाँ हो रहा होता है, गोल्जी अपरेटस के अंदर। ठीक है, सेम बात की वर्डिंग चेंज की हुई है। आगे देखें, द ऑर्गेनेली विच इज द स्कैनर शेप सिस्टर्नी विद कनकेव सरफेस स्पेसिंग द न्यूक्लियस इज द गोल्जी अपरेटस। ये बात भी हमें पता है कि इसकी शेप कैसी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस में जो सेल एक्टिव होगा उसके अंदर न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, और सिक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं वो गोल्जी अपरेटस में बनते हैं। अब जब हमने देखा कि फाइनल पैकेजिंग जो हो रही है प्रोटीन्स की, कार्ब्स की, गोल्जी अपरेटस में, अगर वहाँ पे कोई चीज़
प्रोटीन मिसफोल्डेड बनी है, तो उसको डिग्रेड करने के लिए प्रोटियोसोम्स काम करते हैं। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या बात देखी, गोल्जी एपरेटस के फंक्शन देखे और ये देखा कि गोल्जी एपरेटस ने कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन बना दिए तो प्रोटियोसोम जो है वो उसको डिग्रेड कर देते हैं। During the protein synthesis, the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus, defective structures are detected. ठीक है, abnormal प्रोटीन बनी है, डिफेक्टिव है स्ट्रक्चर, तो प्रोटियोसोम उनको डिग्रेड कर देंगे। यहाँ तक आप ओके हैं? ये कुछ रैंडम क्वेश्चन है, यहाँ से रिलेट नहीं करते, लेकिन रफीला ने लिखे हुए तो हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये पास्ट पेपर की वन लाइनर है। हार्मोन्स के रिसेप्टर्स की लोकेशन मेंशन की हुई है कि थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, टायरोसिन काइनेज वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में होती है। नेसल बॉडीज का आपने रिपीट करने का, सॉरी मुझे नोटिफिकेशन का पता नहीं चला। देखिए नेसल बॉडीज जो होती है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक्युमुलेशन होती हैं, एग्रीगेट्स हो सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो आपने याद रखना है नेसल बॉडीज आर रिलेटेड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्सॉन हिलॉक के ऊपर नहीं होती, एब्सेंट होती हैं। ठीक, अब इसमें से आपने इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि एक्सॉन हिलॉक होता क्या है। एक्सॉन हिलॉक जो है वो एक्सॉन जहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं एग्जैक्ट उस लोकेशन को हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट हमें पॉइंट देखें, हाउ डू एरिथ्रोसाइट्स प्रिवेंट फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए हमारी बॉडी में एचएमपी शंट होता है। हमें पता है, हमारे थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखें, होता क्या है कि एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना, हमें उसका ये बात पता है, उसके अंदर G6PD होता है एक एंजाइम। हमने एक बहुत बहुत दफा डिजीज पढ़ी होगी, एरिथ्रोसाइट्स में G6PD की डेफिशिएंसी होती है तो हेमोलिसिस होने लग जाती है ना। जब पेशेंट को कोई ट्रिगर मिलता है हेमोलिसिस होता क्या है, हमारे जब हाई ऑक्सीजन बॉडी में अगर होती है ना, अब देखें एरिथ्रोसाइट्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही होती हैं, उनकी वजह से वहाँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकती है, लेकिन उसको रोकने के लिए जो मैकेनिज्म मौजूद है दैट इज द एचएमपी शंट। वो क्या होता है, जो G6PD एंजाइम होता है ना, वो क्या करता है, एन अपना जब उसका पूरा मैकेनिज्म चल रहा है तो NADPH ऑक्सीडेज भी बनाता है। ऑक्सीजन जरूर ले लेती हूँ। ठीक है, क्या करता है वो वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए ग्लूटाथायोन को रिड्यूस कर देता है। ये जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन होता है ना, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म थ्रू द एचएनपी शेन। इससे फायदा क्या होता है कि हमारे एरिथ्रोसाइट्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होती। अगर इसी को हम इसकी डिजीज की तरफ, पैथोलॉजी की तरफ लगाएं, तो जिन पेशेंट में G6PD डेफिशिएंसी होती है उनमें NADPH नहीं बनेगा। NADPH नहीं बनेगा, ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा। वो रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की जो है वो डिटॉक्सिफाई नहीं होंगी, बल्कि वो क्या करेंगी, रिएक्शन करेंगी वो हमारे आरबीसीज की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से। जब भी ट्रिगर मिलेगा वो हेमोलिसिस करानी शुरू कर देंगी। ये हो रहा होता है उन पेशेंट में जिनमें मसला होता है G6PD डेफिशिएंसी का। न्यूक्लियोलाई का जो मोस्ट लाइकली फीचर है उनके अंदर लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा सेल ऑर्गेनेलीज कंप्लीट हुआ है। और यू मुझे बताइएगा कोई चीज आप इसमें रिपीट करना चाह रहे हो। आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने लगे हैं मसल्स सेल्स।
ठीक है। मसल सेल्स रेफ्यूला में हमारा पॉइंट नंबर 29 है। हमारे पास, हमें पता है हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव द, ये टेबल ना आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसकी बेस पे आपका नियरली नोट करें हर पेपर में कम से कम एक दफा जरूर इनमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले हम देखने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स में आपको ये बात पता होती है हमें कि दिस आर द स्ट्राइएटेड मसल एंड वॉलंटरली कंट्रोल, दे हैव नो इंटरकलेटेड डिस्क और इनकी कंट्रैक्शन वेरी रैपिड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इंपॉर्टेंट बात में याद रखने की इनके अंदर कैल्शियम ट्रोपोनिन सी कम्प्लेक्स बनता है। कंट्रैक्शन के टाइम कौन सा बन रहा है? कैल्शियम के साथ ट्रोपोनिन सी। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन इज द ट्रोपोनिन सी। इनके अंदर टी ट्यूब्यूल भी होते हैं और सार्कोमेयर बनता है एक्टिन और मायोसिन से। ये जो सार्कोमेयर बनता है इसी की वजह से हमें ये स्ट्राइएटेड नजर आते हैं। जब हम इसको कंपेयर करेंगे कार्डियक मसल के साथ, तो कार्डियक मसल का हमें ये बात पता है कि उसमें भी सार्कोमेयर होता है, एक्टिन मायोसिन से ही बनता है, इसलिए वो भी स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन दीज आर इनवॉलंटरली। पहला बहुत इंपॉर्टेंट हमें डिफरेंस पता है कि कार्डियक मसल आर इनवॉलंटरली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इनके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क होती है। ठीक है, इंटरकलेटेड डिस्क होती है, उसके बाद इनकी कंट्रैक्शन रैपिड है, लेकिन मेन डिफरेंस देखें स्केलेटल और कार्डियक मसल में, दीज आर द यूनिन्यूक्लिएटेड। एक आपको डिफरेंस पता चला, बाकी चीजें सेम है। इनकी भी कंट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होती है? कैल्शियम ट्रोपोनिन सी वाली होती है, टी ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, साइटोमेर्स भी बनते हैं। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस स्मूथ मसल से करें, स्मूथ मसल्स थोड़ा सा ज्यादा चेंज है। उनमें क्या क्या चेंजेस हमारे पास होती हैं? नंबर 1, सार्कोमेयर्स नहीं बनते। एक्टिन मायोसिन है लेकिन वो अरेंज नहीं हुई होती सार्कोमेयर की फॉर्म में। जब वो अरेंज नहीं होती तो उसके ऊपर स्ट्राइएशन नहीं आती। दूसरी बात हमें पता है इनवॉलंटरली है, इंटरकलेटेड डिस्क भी नहीं बनती और स्लो कंट्रैक्शन होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड भी ठीक हो गई। जो इनका मेन डिफरेंस है, इनकी कंट्रेक्टाइल प्रोटीन ही चेंज है इन दोनों से। इनकी कौन सी थी? ट्रोपोनिन से। स्मूथ मसल की कैल्मोड्यूलिन है। टी ट्यूब्यूल्स भी नहीं होते इनके अंदर और स्ट्राइड नहीं होते। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स हाईलाइट कीजिएगा। ये टेबल आपका कवर हो जाए। अब इनमें से हम देखते हैं पास्ट पेपर में हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए हैं। ठीक है, हमने देख रहे हैं व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन कार्डियक एंड द स्केलेटल मसल। अभी अभी हमने कौन कौन सी सिमिलरिटीज देखी थी? बोथ आर स्ट्राइएटेड, दोनों में ट्रोपोनिन सी है, दोनों में टीटीब्यूल है, दोनों में सार्कोमेयर है। इनमें से आपके पास जो भी ऑप्शन हो, जैसे यहाँ पे स्ट्राइएशन का ऑप्शन मौजूद था, टीटीब्यूल का ऑप्शन मौजूद था, आपने पिक कर लिया। ठीक है, टेबल आपको याद हो गया, आपको समझ आ गया, वह आप उसकी बेस पे आगे कवर कर सकते हैं। ओके, द मेजर डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड द स्मूथ मसल, कंट्रेक्टाइल प्रोटीन का डिफरेंस है। स्मूथ मसल्स के अंदर कौन सी थी? कैल्म्यूडिलिन, जबकि इधर हमारे पास ट्रोपोनिन सी थी। नया पॉइंट है आपके पास कि कार्डियक मसल में बेसल स्टेट के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फैटी एसिड। इसको हाईलाइट कर लें, रिवाइज करना है आपने इसको। कार्डियक मसल टेटनी क्यों नहीं होते? टेटनाइज्ड इसलिए नहीं होते कि उनका रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्ग होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड अभी हम डिटेल से देखेंगे एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हुए। वैसे ये बात है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास एज अ होल लेंथ ऑफ द एक्शन पोटेंशियल तक का जो टाइम होता है, वहां दोबारा नया एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। दिस इज लॉन्ग इन द कार्डियक मसल और इस वजह से वहां पे टेटनाइज्ड नहीं होते वो। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Upon the stimulating of the skeletal muscle, calcium is immediately made available for binding from the troponin C. Troponin C के साथ कैल्शियम बाइंड करता है। कहाँ पे हमने कहा था? स्केलेटल मसल है ना। स्केलेटल मसल की प्रोटीन कौन सी थी? ट्रोपोनिन सी है, उसके साथ आके कैल्शियम बाइंड करता है। ठीक है, स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स होते हुए, ठीक है, लेकिन कंट्रैक्शन के टाइम ट्रोपोनिन थी, लेकिन रिलैक्सेशन के टाइम ट्रोपोमायोसिन। ये हम देख रहे थे रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन का। अब इससे अनरिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन
स्केलेटल मसल के अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन सी होती है? हमें पता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है और मसल के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। सेम बात है, कार्डियक मसल टेटेनाइज नहीं होते। स्केलेटल मसल के अंदर इनर्वेशन हमें पता है मोटर सिस्टम से हो रही होती है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, इसलिए क्योंकि ये वॉलंटियरली कंट्रोल के अंदर होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि स्मूथ मसल जो है वो मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल्स की जो बेली होती है वो फ्लैशी होती है, तो और स्मूथ मसल की जो कंट्रेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स कहाँ पे होते हैं? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन को देखें तो उनकी कंट्रेक्शन कैसे होती है? स्लो कंट्रेक्शन होती है और सस्टेन्ड होती है। जबकि दूसरी तरफ हमारी जो अगर देखें स्केलेटल मसल्स की, फॉर एग्जांपल हमारे हाथ के मसल्स हो रहे हैं, ये रैपिड कंट्रेक्शन करते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर है? अब ये थोड़ा सा मतलब रेफ्यूलर में भी होता है कि थोड़ा थोड़ा रिलेटेड टॉपिक से रिलेट नहीं होते, लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, वो इकट्ठे डाल देते हैं और हमें यहीं से ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो इनको हम साथ ही पढ़ेंगे। हमसे पूछा क्या हुआ है, पेरिसाइट्स कहाँ पर होते हैं? ठीक है, पेरिसाइट्स होते हैं, पेरिसाइट्स हमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स में होते हैं, और वहाँ क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Pericytes provide support to the smooth muscle of the blood vessels. मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स टोनिक कंट्रैक्शन करवाते हैं, जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं वो टोनिक कंट्रैक्शन करवाते हैं। जीआईटी में ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे पास स्लो वेव्स होती हैं जीआईटी के अंदर, और वो रिदमिक कंट्रैक्शन करा रही होती हैं, लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल नहीं होती। ठीक है, स्लो वेव्स रिलेटेड टू जीआईटी आपसे पूछा जाए, दीज आर द ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दीज आर नॉट द एक्शन पोटेंशियल। डिटेल से बिल्कुल हम अभी पढ़ने लगेंगे, होता क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, होता क्या है एक्शन पोटेंशियल। जीआईटी के अंदर स्मूथ मसल होते हैं, उनकी दो लेयर्स होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल। डायज़ेपाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए, डायज़ेपाम जो होती है ना, वो सीएनएस के अंदर, हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना, उसके अंदर जो इंटर न्यूरॉन होते हैं उन पे इफेक्ट करती है। जब वो इंटर न्यूरॉन पे इफेक्ट करती है तो जो उनकी वजह से मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करती है। जब वो मोटर न्यूरॉन को इनहिबिट करेगी, मोटर न्यूरॉन ने नॉर्मली क्या करना होता है? कंट्रैक्शन करवानी होती है ना, जब वो इनहिबिट हो जाएंगे तो मसल रिलैक्सेशन होती है। डायज़ेपाम डायरेक्टली मसल पे इफेक्ट नहीं करती, बल्कि वो कहाँ पे करती है? इंटर न्यूरॉन पे, जिनको हम इंटरनशियल न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, इसका डायज़ेपाम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। अपने पास ना आप करेक्शन कर लें। A group of students were studying difference between oxygen concentration and carbon dioxide concentration in the different arteries of the body। देखिए, हमसे पूछा गया arteries of the body। आर्टरीज बॉडी की दो होंगी जिनके अंदर डिफरेंस होगा सबसे ज्यादा। तो आर्टरीज हमारे पास एओर्टा और पिल्मोनरी आर्टरी वो हैं जो जिनमें कंसेंट्रेशन गैसेस की सबसे ज्यादा डिफरेंट होती है। जनरल विजिरल इफरेंट, विजिरा की जो जनरल इफरेंट सप्लाई होती है, जनरल जीवीई कहते हैं, वो स्मूथ मसल्स और ग्लैंड को सप्लाई करती है। फंडस ऑफ स्टमक के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, बाकी हमें पता है कि जीआईटी के अंदर 2 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की, लेकिन स्टमक में स्पेशली फंडस के अंदर हमें 3 लेयर्स मिलती हैं। और स्केलेटल मसल बोन के साथ अटैच होते हैं टेंडन से। दीज आर कॉमन एमसीक्यूज जो आपको कॉमन सेंस से आते हैं। आगे देखें, स्ट्राइएटेड मसल दैट रिथमिकली मायोजेनिकली कंट्रैक्ट। देखें, मसल है, उसके ऊपर स्ट्राइएशन है। स्ट्राइएटेड मसल कौन से थे? अभी हमने देखे 2 थे, नंबर 1 स्केलेटल, नंबर 2 कार्डियक मसल। अब वो कह रहे हैं रिथमिक कंट्रैक्शन हो रही है सिंक्रोनाइज्ड फैशन में। सिंक्रोनाइज्ड कंट्रैक्शन रिदम में कंटिन्यूअसली क्या स्केलेटल मसल्स की नहीं होती ना। स्केलेटल मसल तो जब वॉलंटरली मूवमेंट का टाइम आता है तब मूव करते हैं। रिथमिक मूवमेंट किसकी होती है? कार्डियक मसल्स की। तो स्ट्राइटेड मसल जिसमें रिथमिक मूवमेंट हो रही है, सिंक्रोनाइज्ड है, दैट इज द कार्डियक मसल। दूसरी कार्डियक मसल की स्पेशलिटी ये है कि रेस्ट की कंडीशन में भी कार्डियक मसल में मैक्सिमम एवी मतलब आर्टेरियो वेनस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है। आर्टरीज में ज्यादा, वेन्स में कम।
मैक्सिमम डिफरेंस हमें मिल रहा होता है कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मसल या हार्ट की ट्रॉमा आ सकती है। ठीक है, मेन हमारा अभी जो टॉपिक था वो ये था कि स्केलेटल वर्सेस कार्डियक वर्सेस स्मूथ मसल के डिफरेंसेस हमें पता चले, जिसके लिए टॉपिक हमारा क्लियर कट था, लेकिन रेफ्यूलर में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए थे, वो भी हमने इससे रिलेटेड रीड किए हैं, क्योंकि दीज आर द पास्ट पेपर की लाइंस। यहाँ तक हमारा हो गया। एचएम पेशेंट रिवाइज कर दें। एचएम पेशेंट की ना हमने पूरा एचएम पेशेंट अभी नहीं पढ़ रहे, हमारे पास जस्ट एक क्वेश्चन आया, हम उससे रिलेटेड देख रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों नहीं होता। तो इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे, हालांकि वहाँ पे ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी बनती हैं, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे एचएम पेशेंट होता है। एचएम पेशेंट की एक बाय प्रोडक्ट होती है जिसे हम कहते हैं एनएडीपीएच। एनएडीपीएच एनएडीपीएच जब बनता है ना, वो ग्लूटाथायोन जो ऑक्सीडेटिव फॉर्म में पड़ा होता है उसे रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो थी, जिन्होंने फॉर एग्जांपल H2O2 बना हुआ होगा, उसने उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, वो हेमोलिसिस नहीं करवा सकती। नॉर्मली बॉडी में ये हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे G6PD एंजाइम की वजह से NADPH बना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता एरिथ्रोसाइट्स में। अब जिस पेशेंट में G6PD डेफिशिएंसी होती है, उसमें यही मैकेनिज्म नहीं चल रहा होता। जब ये मैकेनिज्म नहीं चल रहा होता तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, और उसकी वजह से जब भी उसको ट्रिगर मिलता है, ट्रिगर फॉर एग्जाम्पल हमने G6PD का हमें पता है एंटी मलेरियल उसने ड्रग्स ली, उसकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की अब खत्म उन्होंने नहीं होना ना, क्योंकि G6PD तो है ही नहीं, एंजाइम ही नहीं है, तो उसकी वजह से फिर पेशेंट को हेमोलिटिक एनीमिया शुरू हो जाता है। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अब हम स्केलेटल मसल्स का। हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। दिस इज द सार्कोमेर, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि स्केलेटल मसल में एक्टिन और मायोसिन अरेंज होते हैं और वो सार्कोमेर बना रहे होते हैं। सार्कोमेर में हमें ये चीज याद रखनी है, वी हैव द थिन फिलामेंट, वी हैव द थिक फिलामेंट, आपस में अरेंज हुए हुए होते हैं। थिक फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन से बनता है, और जो थिन फिलामेंट होता है वो मेनली एक्टिन से बनता है। उसके अलावा इसके साथ ट्रोपोमायोसिन या ट्रोपोनिन आ सकती है, लेकिन थिन के साथ आपने मेनली याद रखना है किससे बना हुआ होता है, एक्टिन से। और जो थिक वाला होता है, दिस थिक फिलामेंट इज फॉर्म्ड बाय मायोसिन। ये आपस में इसी स्टाइल में अरेंज हुए हुए थे। माइक्रोस्कोपिकली अगर मसल फिलामेंट देखते हैं, सार्कोमेर को देख रहे हैं, तो मैं क्लियरली इस तरह लाइंस बनी हुई उसमें नजर आ रही थी, डार्क एंड लाइट, थिन एंड थिक फिलामेंट नजर आ रहे थे। अब हमने इसको डिवाइड इस तरह किया हुआ होता है। सार्कोमेर को हम डिफाइन ये करते हैं फ्रॉम वन जी लाइन या वन जी बैंड टू अदर जी बैंड या जी लाइन, इट इज नोन एज सार्कोमेर, ठीक है। और जी लाइन कहाँ पर होती है, जहाँ पे हमारा थिन फिलामेंट एंड हो रहा होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे एक्टिन वाले फिलामेंट का एंड हो रहा होता है, वहां पे जी लाइन होती है। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब हमारे पास एरिया इन द सार्कोमेयर, दिस सार्कोमेयर के अंदर वो एरिया जहाँ पे जस्ट एक्टिन प्रेजेंट है, वो उसको हम आई बैंड कहते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट एक्टिन है, मायोसिन यहाँ से स्टार्ट होनी है, इस तरह इस साइड पे भी जस्ट एक्टिन प्रेजेंट है, जहाँ जस्ट एक्टिन प्रेजेंट है उसको हम आई बैंड कहते हैं। और एंटायर लेंथ जिसके अंदर मायोसिन है, चाहे उसमें मायोसिन के साथ साथ एक्टिन भी आ गई, दूसरी प्रोटीन भी आ गई, बट एंटायर लेंथ जहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट है उसको हम ए बैंड कहते हैं, ठीक है। देखिए पूरे ए बैंड है ये बैंड हमने कर लिए। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मिड में होती है दैट इज द, ठीक है, मिड में होती है एम लाइन, और जो मिडिल एरिया होता है इसका, वहां पे हमारे पास हमें जस्ट जहाँ पे जस्ट मायोसिन होती है, ठीक है, एक्टिन खत्म हो गया है, जहाँ पे जस्ट मायोसिन होती है, जिसको यहाँ पे इन्होंने बेयर जोन भी मेंशन किया हुआ है, इस एरिया को हम
एच जोन भी कहते हैं। ठीक है, इधर मेंशन नहीं हुआ होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि आई बैंड के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, थिन फिलामेंट में कौन सी होती है, थिक में कौन सी होती है, तो ये चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पे यही बातें लिखी हुई हैं, इनको जरा रीड करते हैं। पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी डिस्क, दो जी डिस्क के दरमियान क्या थी, हमारे पास एक सार्कोमेयर होता है। सार्कोमेयर क्या होता है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंट्रेक्शन इन द स्केलेटल एंड द कार्डियक मसल। और ये बात हमें पता है कि इसी की वजह से कंट्रेक्शन, वो स्ट्राइएशन बनी हुई होती है, स्ट्राइएटेड मसल होते हैं। अब क्या चीज थी, पहली चीज के अंदर थिन फिलामेंट थे, थिन आर द एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, और उनके ऊपर बाइंड करके होती हैं मायोसिन हेड्स। दूसरी चीज वहां पे थिक फिलामेंट होते हैं जिनको मायोसिन फिलामेंट होते हैं, और वहां पे एक्टिन फिलामेंट आके बाइंड करते के साथ बाइंड होती हैं, और इसके बाइंडिंग की वजह से फोर्स जनरेट होती है जो बाद में मसल कंट्रेक्शन का काम करते हैं। एम लाइन कहाँ थी, मिडिल में थिन लाइन होती है, और उसको एम लाइन कहते हैं, उसके ऊपर थिक फिलामेंट आके बाइंड करते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट था जो आपने इस डायग्राम से देख लिया। अब इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पेपर वाइज याद रहनी चाहिए कि ड्यूरिंग द कंट्रेक्शन इसके अंदर चेंज क्या आती है। जब कंट्रेक्शन होती है तो इस पूरे सार्कोमेयर में क्या चेंज आती है, आपको दो बातें याद होनी चाहिए। ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आती, ठीक है, ए बैंड में क्या था, मायोसिन की एंटायर लेंथ जो थी उसमें कोई चेंज नहीं आती, लेकिन आई बैंड और एच जोन जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। ये अपने पास अच्छा वाला हाईलाइट करें, बहुत दफा क्वेश्चन है, देखिए हाईलाइटेड पॉइंट भी यही है। ड्यूरिंग द कंट्रेक्शन डिक्रीज क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, एच जोन एंड द आई बैंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो चीजें अभी हमने देखी वही क्वेश्चन है, वर्डिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, परेशान नहीं होते, कंसेप्ट अपना क्लियर है, आपको वर्डिंग पिक हो जानी है। सार्कोमेयर जो होता है हमारे स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल का मायोफिब्रिलर यूनिट है, किन के दरमियान होता है, टू जी लाइंस के दरमियान, जी टू जी लाइन, जी टू जी डिस्क हो गया, या जी टू जी बैंड हो गया, जी जी आपने याद रखना है। द पोर्शन ऑफ मसल दैट डोंट चेंज इन लेंथ ड्यूरिंग द मसल कंट्रेक्शन, जो आपको मैंने दिखा, दो पॉइंट याद रखने हैं, ए बैंड का लेंथ चेंज नहीं होती, ठीक है, वेट्स भी उसकी सेम रहेगी, ए बैंड के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। एज जोन का अगर आपने रिलैक्स था सार्कोमेयर, एज जोन को आपने देखा तो एज जोन के अंदर आपको क्या मिलता है, थिक फिलामेंट मिलते हैं। अभी हमने क्या बात करी थी, थिक फिलामेंट है द मायोसिन, और मैंने आपको कहा था एच जोन के अंदर, एज जोन के अंदर जस्ट मायोसिन होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको वो थिक फिलामेंट को चेंज करके उसी का मायोसिन भी दे दें, आपने परेशान नहीं होना, आपने याद रखना थिक फिलामेंट आर द मायोसिन, थिन फिलामेंट आर द एक्टिन। क्रॉस ब्रिज सार्कोमेयर के जो होते हैं वो मायोसिन की वजह से बन रहे होते हैं, एक्टिन जी लाइन से बाइंड, ये आपके पास अब नहीं इम्पोर्टेंट बात है, एक्टिन जी लाइन के साथ बाइंड कर रही थी ना, दीज एक्टिन से फिलामेंट बने हुए और ये जी लाइन के साथ, तो यहाँ बाइंडिंग के लिए जो प्रोटीन होती है उसको एक्टिनिन कहते हैं। और ड्यूरिंग द फुल कंट्रेक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस, जब फुल कंट्रेक्शन होती है तो एट द, हमने दो चेंजेस देखी हैं, कंट्रेक्शन में क्या हुई, ए बैंड के ऊपर कोई चेंज ना आई, एच जोन और आई बैंड शॉर्ट हो गए, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, फुल कंट्रैक्ट हो जाता है तो जी डिस्क जो होती हैं वो मायोसिन फिलामेंट को टच हो के एजेस तक आ जाती हैं। ये देखिए, दीज आर द जी डिस्क, दीज आर द थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन है, तो कंट्रेक्शन में क्या होगा, जी डिस्क इधर तक आ जाएंगे और आई बैंड शॉर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, कंट्रेक्शन के अंदर चेंजेस हमें याद हो गई, तीन चेंजेस देखनी। और जब पावर स्ट्रोक आ रही है स्केलेटल मसल की कंट्रेक्शन में, उसके लिए मेन प्रोटीन जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है दैट इज द मायोसिन। जब स्केलेटल मसल की कंट्रेक्शन होनी होती है ना, ये टेबल इंपॉर्टेंट, अपने पास फ्लो चार्ट रखें। मसल मेम्ब्रेन के अंदर जब एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल से, एक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास, एक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कि
इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज होने की वजह से, आयंस चेंज होने की वजह से होती है। और उसके बाद मसल्स की एक्टिविटी आनी होती है। जब मसल मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल आया, टी ट्यूब्यूल्स की डीपोलराइजेशन हुई। आपके पास इंपॉर्टेंट बात ये है कि डीपोलराइजेशन के बाद कैल्शियम चैनल रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज होता है। कहाँ पे रिलीज होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये बात आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल की कंट्रैक्शन के टाइम कैल्शियम रिलीज होता है, कहाँ पे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। ये बात हमने भी पढ़ी थी कि बाइंडिंग प्रोटीन, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ट्रोपोनिन सी होता है, उसके साथ जब कैल्शियम बाइंड करता है तो क्रॉस ब्रिजिंग होने लग जाती है और कंट्रैक्शन हो जाती है। जब बाद में रिलैक्सेशन होनी होती है तो कैल्शियम वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और रिलैक्सेशन हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज आपने याद क्या रखनी है? कैल्शियम, और कैल्शियम कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक? हमने अभी तक जस्ट क्या पढ़ा? सार्कोमेयर, और सार्कोमेयर के साथ वहां पे कंट्रैक्शन कैसे हो रही थी, उसके अंदर चेंजेस कैसे आ रहे हैं। इससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहें? आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेटेड टू एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड सबसे पहले ना 4 चीजें समझनी जरूरी है। जब भी हम एक एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, उसमें मेनली 2 चीजें यूज करते हैं, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, जिसके बाद में जाके हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। तो आपने इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है? डीपोलराइजेशन में होता क्या है? जब भी डीपोलराइजेशन होगी ना, हम एक मेम्ब्रेन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम नर्व को देख रहे हैं, नर्व की मेम्ब्रेन देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रही है? डीपोलराइजेशन हो रही है। डीपोलराइजेशन होने का क्या मतलब है कि जो सेल का इंटीरियर है ना, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे है, आउट और इनसाइड सेल के अंदर, सेल के इंटीरियर लेस नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, और लेस नेगेटिव कब होगा? जब उसके अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए डीपोलराइजेशन जब भी होती है तो इनवर्ट करंट होता है पॉजिटिव चार्ज सेल्स का। पॉजिटिव सेल्स सेल के अंदर जाएंगे, पॉजिटिव जो हमारे पास आयंस होते हैं वो सेल के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से सेल के अंदर नेगेटिविटी कम हो जाएगी। पॉजिटिव ज्यादा जा रही है ना, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएंगे। अपने पास नोट कर लें, डीपोलराइजेशन लेस नेगेटिव मतलब क्या? इनफ्लक्स या इनवर्ट करंट ऑफ द पॉजिटिव सेल्स। दूसरी चीज इसकी अपोजिट है हाइपर पोलराइजेशन। उसमें क्या होता है? अपोजिट होगा, मोर नेगेटिव बनना, सेल के अंदर नेगेटिव वाले चार्ज ज्यादा होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मेथड क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, पॉजिटिव सेल से जो पहले अंदर आया था वो बाहर चला जाए, या कोई भी पॉजिटिव आइन बाहर चला जाए। जब वो बाहर चला जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। अपने पास नोट करें, हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि सेल का इंटीरियर मोर नेगेटिव होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेल से बाहर चला जाता है, आउटवर्ड हो जाता है। ये बात आपको क्लियर कट हो गई। आगे हमारे पास बहुत इजी है नर्व का एक्शन पोटेंशियल देखना। देखिए, एक्शन पोटेंशियल में द फर्स्ट चीज आपने ये देखनी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर -70 का होता है। पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखें, सेल रेस्टिंग स्टेज के अंदर है, कोई एक्शन पोटेंशियल जेनरेट नहीं हुआ होगा, -70 के ऊपर। ये -70 कैसे अचीव हुआ था? ये अचीव हुआ था कैसे? एट द एंड जब एक्शन पोटेंशियल पिछला वाला खत्म हुआ था तो पोटाशियम इफ्लक्स होने की वजह से आपका -70 अचीव हुआ था, अचीव हो गया। उसके बाद अब इसको जब तक नया एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, पीछे से स्टिमुलस नहीं आएगा, तब तक इसको मेंटेन रखने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम कर रहा है। जब थ्रेशोल्ड आपको मिल गई, थ्रेशोल्ड मिली, तो सोडियम की वजह से अब स्ट्रोक आना शुरू होता है। ठीक है, सोडियम की कंडक्शन शुरू होती है, अब स्ट्रोक आना शुरू होता है। सोडियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोडियम
इनसाइड आना शुरू होता है, मतलब क्या होगा, वहां पे डीपोलराइजेशन होने लग जाएगी। जब वहां पे डीपोलराइजेशन होगी तो उसकी वजह, उसके बाद अब स्ट्रोक बनेगी। ठीक है, बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब स्ट्रोक किससे बनती है? डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल्स की वजह से। ये है जो एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हुआ। अब स्ट्रोक के बाद नेक्स्ट क्या होता है कि डाउनवर्ड आना शुरू होता है, जिसके लिए पोटेशियम के आउटपुट चैनल ओपन होते हैं। इसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, ये टेबल आपको ना समझ भी आ गया है, लेकिन ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कब अचीव हुआ था? जब पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ था। ठीक है, अचीव हो गया, पोटेशियम बाहर चला गया हुआ था और हमारे पास -70 मिली वोल्ट का चार्ज पे रेस्टिंग स्टेट आ गई है, और इस स्टेट को मेंटेन किया हुआ है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप में। उसके बाद क्या हुआ कि सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हुआ, डीपोलराइजेशन शुरू हुई, अब स्ट्रोक बनी। अब स्ट्रोक बनी, डीपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हुआ। जिसके बाद डीपोलराइजेशन शुरू हुई, वो क्यों हुई? पोटेशियम बाहर जाना शुरू हुआ। जब पोटेशियम बाहर जाना शुरू हुआ, दिस वन, नीचे जो ग्रीन लाइन आनी शुरू हो गई है, अब स्ट्रोक खत्म हुआ और अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे नहीं स्टॉप होता, बल्कि ये मजीद डाउन जाता है। पोटेशियम अपने इक्विलिब्रियम तक जाता है। जब वो ज्यादा डाउन जाता है, पोटेशियम चैनल ज्यादा देर तक ओपन रहते हैं, तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ज्यादा पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी प्लेटो आता है। प्लेटो हमारे नर्व के पोटेंशियल में नहीं आता, बल्कि हम प्लेटो नीचे देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। लेकिन आप याद रखें, प्लेटो कब आता है? जब पोटेशियम आउट जा रहा था। ठीक है, पोटेशियम आउट जा रहा था, रिपोलराइजेशन हो रही थी, उस टाइम बीच में कैल्शियम इन आने लग जाता है। देखिए, पोटेशियम पॉजिटिव है, आउट जा रहा है, कैल्शियम पॉजिटिव इन आ रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ा सा खुद को बैलेंस करने लग जाते हैं। उस बैलेंस की वजह से एक प्लेटो फेज आता है। यहाँ पे कहाँ आता है? वेंट्रिकल्स, एट्रिया और पैकेंजी सिस्टम में। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। अभी हमने किस चीज का देखा है? नर्व का पोटेंशियल, जिसके अंदर हमने 3-4 पॉइंट्स देख लिए। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है। और जब एक्शन पोटेंशियल बनता है, इससे अगला स्टेप फिर क्या होता है? आगे से मसल की कंट्रैक्शन होती है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है ना, तो वी हैव एन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, नियरली अप्रोक्सीमेटली एंटायर लेंथ तक रह रहा होता है ये इसके। होता क्या है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया ना, अब जब तक ये दोबारा अचीव नहीं हो जाएगा, तब तक नया थ्रेशोल्ड आके, नया स्टिमुलस आके, नया एक और एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे स्टार्ट नहीं कराएगा, जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, दिस इज द टाइम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, टाइम जिसमें दूसरा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं हो सकेगा। जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो हाइपरपोलराइजेशन वाला स्टेज है ना, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें ये होता है कि एब्सोल्यूट खत्म हो गया हुआ है, हाइपरपोलराइज हो गया हुआ है, तो इस टाइम एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो सकता है, डीपोलराइजेशन हो सकती है, लेकिन मसला क्या है? ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ज्यादा डाउन है। मतलब क्या है? हाइपर पोलराइज है, तो इसको दोबारा से स्टार्ट कराने के लिए हमें दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे लाना होगा, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हमें इन्वर्ट करंट ज्यादा चाहिए होगा, ज्यादा स्टिमुलस चाहिए होगा, जो इसको स्टार्ट कराए। मतलब क्या, रिलेटिव वाले के अंदर इन द कंडीशन जब आपके पास इन्वर्ट करंट ज्यादा हो तो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट में नया एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहली चीज, कैट इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, दीज आर सेम पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। दिस फॉलो द रूल दैट इज ऑल और नन पोटेंशियल। ऑल और नन पोटेंशियल ये कि अगर एक पोटेंशियल स्टार्ट हुआ है तो ये पूरा अपना करके जाएगा, डिपोलराइज भी होगा, रिपोलराइज भी होगा और हाइपरपोलराइज तक भी जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट डिपोलराइज होके खत्म हो जाए।
ठीक है, होगा तो पूरा होगा वरना नहीं, ऑल आर नन फिनोमिना को फॉलो करता है। बाकी सेम बातें हैं जो इस टेबल में है कि हाइपरपोलराइजेशन की क्या रीजन होती है, इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन किसने रखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बंद ने। ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, ये टेबल है जो कि आप अपने रिवीजन में ऐड रखना है, इसको बार बार डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको आने चाहिए चीजें। एस्ट्रोसाइट्स का एक्शन पोटेंशियल कब होता है, जनरेट होता है जब एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम ज्यादा हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करें। रीपोलराइजेशन में पोटेशियम इफ्लक्स होता है, डीपोलराइजेशन में इनफ्लक्स होता है सोडियम का। यहाँ तक हमें क्लियर कट चीजें पता है। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आ रहा है दैट इज डिफरेंट। डिफरेंस क्या है कि जो हमारे हेयर सेल है या आर्गन ऑफ कोर्टाई है या आर्टिकल है, मतलब एयर रिलेटेड वाले जहाँ पे आ जाएंगे, हेयरिंग रिलेटेड, वहां पे अपने इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि वहां पे जो डीपोलराइजेशन होती है ना, वो पोटेशियम इनफ्लक्स की वजह से होती है। सही, बिल्कुल डिफरेंट चीज आ गई, तो ये आपने याद करना है। डीपोलराइजेशन आर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर, पोटेशियम इनफ्लक्स टू द हेयर सेल। एयर के अंदर जो है, हेयर सेल इन द एयर आर अनयूजुअल इन दैट दे यूज पोटेशियम इनफ्लक्स फॉर द डीपोलराइजेशन रेदर देन सोडियम। बाकी सारे सोडियम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, हेयर सेल जो है वो पोटेशियम इनफ्लक्स यूज करते हैं। इसको हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो रहा था, सबसे पहले क्या चाहिए था, यहाँ क्या कौन सा आयन चाहिए था, सोडियम। अगर किसी पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया होगा तो एक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होगा, उसकी इतनी अच्छी पीक नहीं बनेगी। एक्शन पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द हाइपोनेट्रीमिया। बर्न का पेशेंट हो उसमें एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है क्योंकि उस पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया हुआ होता है। ये सॉरी थोड़ी क्लियर नहीं है लेकिन शायद ऐसे आपको नजर आ जाए। अ पेशेंट विद 40% बर्न है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस मतलब उसका सोडियम भी लॉस हुआ है। अब उसकी लो वोल्टेज बनेगी एक्शन पोटेंशियल की क्योंकि उसे हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। आपका कोई भी सेल है, लोकल सेल है, एक्शन पोटेंशियल से उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, जब एक्शन पोटेंशियल के लिए स्टिमुलस ज्यादा होगा अगर, तो एम्पलीट्यूड भी जो आपका पोटेंशियल बन रहा है वो ज्यादा बनेगा। अगर सब कुछ नॉर्मल है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, तो जितना ज्यादा स्टिमुलस होगा उतना एम्पलीट्यूड ज्यादा का एक्शन पोटेंशियल आएगा। बाकी नर्व ट्रंक, ट्रंक के अंदर अब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं, जब उनकी एक्साइटेशन होती है तो उसमें कंपाउंड पोटेंशियल होता है। ठीक है, नर्व ट्रंक की जब डीपोलराइजेशन के बाद जब आपको मिला नर्व ट्रंक की डीपोलराइजेशन हुई है तो उसमें जो एक्शन पोटेंशियल बना वो कौन सा वाला था, कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। माइलिनेटेड फाइबर, माइलिनेटेड फाइबर्स में क्या होता है, माइलिनेशन हुई होती है, जहां जहां माइलिनेशन हुई होती है वहां वहां अब एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता, बल्कि वहां से क्या करते हैं, जंप करके आगे आगे जाता है बिटवीन टू माइलिनेटेड एरियाज, जिनको जो भी माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा वहां पे एक्शन पोटेंशियल इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है, बाकी जगहों पर नहीं होता। ठीक है, बाकी सबसीक्वेंट एक्शन पोटेंशियल समेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक सेम नर्व फाइबर में सबसीक्वेंटली बार बार सेम एक्शन पोटेंशियल का स्टिमुलस आ रहा है तो समेशन हो जाती है, उसका इंक्रीज एम्पलीट्यूड हो जाता है। एक ड्रग पेशेंट ने ली, उसमें क्या होगा जी, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया हुआ। अब जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया तो कैसा सीन हुआ, द सेम सीन जो कि हाइपोनेट्रीमिया में हुआ, चाहे सोडियम है भी पड़ा लेकिन चैनल्स ब्लॉक हैं तो सोडियम आ तो नहीं सकेगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल में अकर ही नहीं होगा, है ना। सबसे पहले डीपोलराइजेशन होनी है, डीपोलराइजेशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो यही देखें, नर्व फाइबर को आपने सोडियम फ्री सोल्यूशन में रखा है, स्टिमुलेट भी कर रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, लेकिन सोडियम नहीं है, डीपोलराइजेशन नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, या आपने किसी भी वजह से सोडियम के जो गेट्स थे उनको क्लोज रखा हुआ है तो भी नहीं होगा। अब सोडियम इनएक्टिवेशन गेट्स नॉर्मली कहाँ पर क्लोज होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में,
और इसी वजह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के अंदर हमारा नया एक्शन पोटेंशियल नहीं जेनरेट हो सकता। नेक्स्ट देखिए फिशरमैन है, बर्न के बाद पेशेंट आया है, एक्शन पोटेंशियल की हाइट एंड स्लोप सही नहीं बन रही। स्लोप किससे बन रही थी? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में टेबल में सोचें, डायग्राम में सोचें, सोडियम, सोडियम नहीं है, स्लोप नहीं बनेगी, हाइपोनेट्रीमिया है पेशेंट को। ठीक है, अभी आपके पास कुछ कंफ्यूजिंग है, देखिए हाइपोकलीमिया की वजह से पेशेंट को क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन होती है। ये देखिए, ये है जो हाइपर पोलराइजेशन थी। हाइपर पोलराइजेशन हो क्या रही थी? पहले पेशेंट को रीपोलराइजेशन हुई, पोटेशियम आउटफ्लक्स हो रहा था, सारा बाहर जा रहा था। बाहर जाते जाते मजीद भी कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन रहे हैं, पोटेशियम चैनल ओपन रहे हैं और पेशेंट को बहुत ज्यादा पोटेशियम आउट चला गया, मतलब हाइपोक्लीमिया हो गया, उसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हुई है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी की आपके पास आ जाए टर्म, हाइपर एक्साइटेबिलिटी इज रिलेटेड टू डिक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम आयन। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी के साथ आपने याद क्या रखना है? कैल्शियम आयंस को। इसलिए मैंने आपकी एंड पे एक समरी भी रखी हुई जिसको आपने नोट करना होगा, और इलेक्ट्रोलाइट्स का इफेक्ट की, और उसको रिवीजन पॉइंट्स में अपने पास, आई विल रिकमेंड कि आपने अपने पास एक बनाए अलग से डायरी, या एक कोई बॉल या कोई स्टिकी नोट्स का कुछ भी बनाए जहाँ पे आप अपने पास रिपीटेशन पॉइंट्स नोट करें। जो इस टाइप की मैं ऐड करवाने के लिए कह रही हूँ ना, ये आपने अपने पास रखने की कोशिश करनी है, टाइम टू टाइम इनको ना एक नज़र से गुजार लेना। हाइट एक्शन पोटेंशियल की कम क्या हुई? मतलब उसकी स्लोप कम बनी है। जब स्लोप कम बनी है तो उसकी रीजन क्या थी? हाइपोनेट्रीमिया था। इनिशिएशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन स्केलेटल मसल बाय स्टिमुलेटिंग इट्स मोटर नर्व। अब जब इनिशिएट हुआ है स्केलेटल मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल, तो उसमें पहले मोटर नर्व स्टिमुलेट होगी, और हमें पता है मोटर जंक्शन के ऊपर, स्केलेटल मसल और मोटर नर्व नर्व के दरमियान जो जंक्शन होता है वहां पे एसिटाइल कोलिन होती है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है और वो आगे से इनिशिएट करती है द स्लो वेव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बात अभी मैंने आपको पहले भी कही, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो स्मूथ मसल्स हैं या जीआईटी के स्मूथ मसल्स में स्लो वेव्स होती हैं। स्लो वेव एज अ पेस मेकर काम करती हैं, जीआईटी में इनको डिटेल से पढ़ेंगे, बट दीज आर नॉट एक्शन पोटेंशियल, दीज आर ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ईजी आपने की इक्वेशन की, वो आपको फ्लक्चुएशन मिल रही है, रिथमिकल है। The underlying rhythmic neuron activity of the cortex की pacemaker, आपने याद क्या रखा है? The pacemaker of the cortex is the reticular formation. The pacemaker of the GIT is the interstitial cells of caudal. वैसे GIT में पढ़ेंगे जहाँ से oscillating resting membrane potential आता है, ठीक, CAJL। ये दो इंपॉर्टेंट हो गई। GIT का पेसमेकर कौन सा होता है और कॉर्टेक्स का पेसमेकर रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। रिसेप्टर एक्ट एज अ ट्रांसड्यूसर, रिसेप्टर जो है वो अगर उनके ऊपर स्टिमुलस रिपीटेडली आ रहा हो, बार बार एक स्टिमुलस आ रहा होगा, तो उनका रिस्पांस सेम के लिए इंक्रीज हो जाता है। दे वर्क एज अ ट्रांसड्यूसर, इंक्रीज रिस्पांस करने वाले। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आई विल से आप इनको ना स्क्रीनशॉट भी ले लें, वैसे लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। इनको आपने ना अलग से नोट रखने, क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं ना, आपके पास इतना नहीं टाइम होता कि आप अलग अलग बुक्स खोलेंगे या आप अलग अलग लेक्चर्स खोलेंगे। आपने अपना पर्सनलाइज, आई विल रिकमेंड, बहुत बहुत फायदा होता है अपने इस टाइप के नोट्स बनाने का, जिनको आप एक नज़र देखते हैं। ठीक है, हाइपोक्लीमिया के केस में क्या होता है? नर्व एक्साइटेबिलिटी कम होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाइपरक्लीमिया में अपोजिट होता है कि नर्व एक्साइटेबिलिटी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ज्यादा होती है। हाइपोनेट्रीमिया के केस में क्या होगा? ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं, क्लियर कट लाइंस हैं, जो कि आपके सीपीएसपी के पेपर में बढ़ जाएंगे। स्टेरियो होगा पेशेंट के
स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज है, तो अपने याद रखना जब स्लोप डिक्रीज है तो हाइपोनेट्रीमिया, और स्लोप जब इंक्रीज है तो हाइपरनेट्रीमिया। इस तरह जो एक्साइटेबिलिटी अगर आ रही है नॉट इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सिर्फ एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज है दैट इज हाइपोकैल्सीमिया रिलेटेड, और डिक्रीज है तो हाइपरकैल्सीमिया रिलेटेड। ठीक है, 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स कोशिश कीजिए कि फिंगर टिप्स पे आ जाए, समझ भी आए हुए हो, लेकिन ये वाले पॉइंट्स ऐसे हैं कि याद भी हो जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात होगी। अभी तक हमने क्या देखा, नर्व्स का एक्शन पोटेंशियल देखा, अब हम स्पेसिफिकली एक्शन पोटेंशियल देखने लगे हैं रिलेटेड टू द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में हमारे पास दो तरह का अलग अलग होता है। जो पेस मेकर होता है ना, एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल चेंज होता है, लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं उनका एट्रिया का और फ्रिक्वेंसी सिस्टम का और तरह का होता है। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी सिस्टम का या वेंट्रिकल्स का हो रहा है, जो हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें स्टार्ट क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फेज 0 आता है। फेज 0 सेम लाइक अब स्ट्रोक आती है, लेकिन उसके अंदर सोडियम चैनल ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो, और उसके बाद फेज 1 के अंदर, ठीक है, उसके अंदर फेज वन के अंदर पेशेंट को इनिशियली रीपोलराइजेशन शुरू होती है। जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुले थे जिनकी वजह से अब स्ट्रोक आई थी, वो अब इनएक्टिवेट हो जाते हैं और पोटाशियम चैनल ओपन होने शुरू होते हैं। लेकिन जो ही अभी पोटाशियम चैनल आने शुरू हुई है, वो बात है जो ऊपर प्लेटो लिखा हुआ था, और मैंने कहा था कि नर्व में नहीं होते, लेकिन कहाँ पर हो रही है, वेंट्रिकल्स में हो रहा है। तो कैल्शियम चैनल साथ में ओपन हो जाते हैं। तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, अब वो क्या रहा है कि ये एक दूसरे को इक्वल करने लग जाते हैं, बैलेंस, दोनों पॉजिटिव है, बैलेंस होने लगता है तो प्लेटो होने लग जाता है। कैल्शियम इनफ्लेक्स हो रहा है जबकि पोटाशियम ईफ्लेक्स हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव वाले हैं तो बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पोटाशियम चैनल, जो अब देखिए पोटाशियम चैनल से हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर 1 जो वोल्टेज गेटेड होते हैं, जो दूसरा हमारे पास वोल्टेज गेटेड स्लो पोटाशियम चैनल्स भी होते हैं वेंट्रिकल्स में। स्लो वाले हैं थोड़ा सा देर से खुलेंगे, लेकिन खुलेंगे, जब वो थोड़ा देर से खुलते हैं तो मैसिव पोटेशियम अंदर आए, ई-फ्लक्स होगा, बाहर जाएगा। जब वो बाहर जाएगा तो फिर रैपिड रीपोलराइजेशन होती है। ठीक हो गया, ये वो था जो कि वेंट्रिकल्स का एक्शन पोटेंशियल। इसको हम बहुत ज्यादा जोर डिटेल से यहाँ नहीं देख रहे, क्योंकि सीवीएस के अंदर हम इसको अच्छा सा पढ़ेंगे रिलेट करके विद द ईसीजी। यहाँ पे जितना इधर लिखा हुआ है, हमें इम्पोर्टेंट अब तक क्या पता चल जाना चाहिए, किस फेज के अंदर कौन से आयंस काम कर रहे हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे फोर्थ फेज है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाता है वेंट्रिकल्स या प्रेकेंजी सिस्टम और एट्रिया का। उसके अंदर क्या होता है, इनवर्ड आउटवर्ड करंट दोनों इक्वल हो गए हुए हैं, और पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हुआ है। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हुआ है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो गया हुआ है। इट वाज रिलेटेड टू द ऐसे नोट को छोड़ के बाकी सारा। अब ऐसे नोट्स में देखें, ऐसे नोट्स के अंदर चेंजिंग ये आती है कि उसमें स्टार्ट आता है फेज 0, और फेज 0 किसकी वजह से होता है, कैल्शियम चैनल्स की वजह से चेंज आ गई। ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, लेकिन जो फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो इनएक्टिवेट हुए होते हैं, क्योंकि इनका नर्सिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात ये कि फेज 0 अब स्ट्रोक जो है वो किससे आई है, कैल्शियम चैनल्स की वजह से। फेज 1 एंड 2 आती ही नहीं है, बल्कि फेज 0 के बाद डायरेक्टली रीपोलराइजेशन होती है। कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेट हुए, पोटेशियम चैनल एक्टिवेट हुए, पोटेशियम का इफ्लक्स शुरू हो गया। जो ही पोटेशियम का इफ्लक्स शुरू हुआ, स्लो डीपोलराइजेशन अगला स्टेप आया। स्लो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 4 जो डीपोलराइजेशन है ना, इसकी वजह से ऐसे नोड इज द पेस मेकर। इसको बहुत अच्छा सा हाईलाइट करें, बहुत दफा क्वेश्चन आएगा, पेस मेकर एक्टिविटी किसकी वजह से, फेज 4 डीपोलराइजेशन, स्लो डीपोलराइजेशन या ऑटोमेटिसिटी। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है कि सोडियम चैनल की कंडक्टेंस इंक्रीज हुई होती है, सोडियम जो है वो करंट अंदर आना शुरू हो जाता है। ये देखें, इसको इधर से देखें, सोडियम करंट अंदर आ रहा है, दिस टाइम जो है ना, ये ऑटोमेटिसिटी है, और इसके अंदर
मतलब उस तरह का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है, बल्कि सोडियम चैनल ओपन है, और इसकी वजह से इनका जल्दी से एक्शन पोटेंशियल भी अचीव हो जाता है, और उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली काम कर, ऑटोमेटिसिटी होती है। उसके बाद फेज जीरो के बाद फेज 3, 1 और 2 एब्सेंट है इसके अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम देखें पेपर में किस तरह आए हुए इस चीज के क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स के अंदर जब प्लेटो आया हुआ है, प्लेटो के अंदर क्या हो रहा था, कैल्शियम इनफ्लक्स था और पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा था, इक्वल था, बैलेंस कर रहे थे, तो प्लेटो बन रहा था। ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम की वजह से एक्शन पोटेंशियल की डीपोलराइजेशन हो रही है वेंट्रिकुलर मसल के अंदर सोडियम इनफ्लक्स से। फेज 4 डीपोलराइजेशन इनवर्ट सोडियम की वजह से होती है ऐसे नोट्स में। ठीक है, सेम बातें हैं, क्लियर कट क्वेश्चन है, आपको आ गए हुए हैं। हार्ट के जो वेंट्रिकल है वो अपस्ट्रोक डिक्रीज क्यों हुई होती है, क्योंकि वहां पे सोडियम चैनल की ओपनिंग प्रोलॉन्ग होती है, जो हमने कहा था स्लो वाले चैनल। ठीक है, सोडियम की जो होती है वो वोल्टेज गेटेड ओपन होते हैं, उसकी वजह से होती है। ठीक है, ये पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा। हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर अपस्ट्रोक डिक्रीज हुई है, क्यों डिक्रीज हुई है, उस तरह की अपस्ट्रोक नहीं है जैसे कि हमने देखी नर्व्स वगैरह के अंदर, क्योंकि सोडियम चैनल्स प्रोलॉन्ग ओपन है। कार्डियक मसल्स की टेटेनाई क्यों नहीं होती, दोबारा बात, रिफ्रैक्टरी पीरियड इनका ज्यादा होता है, और प्री पोटेंशियल मतलब ऑटोमेटिसिटी, फेज 4 डिपोलराइजेशन, सेम चीजें कहाँ पर है सबसे ज्यादा, एसए नोड में, इसलिए एसए नोड इज वर्क एज अ पेस मेकर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक करें। एक्शन पोटेंशियल एक दफा समझ लेना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अगर आप इसके देखेंगे तो क्वेश्चंस इसके मोस्टली मोस्टली आयंस के आए हुए हैं, और आयंस आपको आई होप एक दफा और रीडिंग करने के बाद याद हो जाएंगे कि कौन सा आयन क्या कर रहा है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। अब हम देखने लगे हैं ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट, ट्रांसपोर्ट का देखने लगे हैं हम सेल वॉल के साथ। देखिए, मेनली हमारे पास ना दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपने ये पढ़ते हुए एम ये रखना है कि नंबर एक, आपको पता हो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। नंबर दो, आपको ना पेपर में क्या आएगा, पेपर में आपसे ना एग्जाम्पल आई हुई होगी कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट हो रही है इंटेस्टाइन में, किस चीज की एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल्स याद हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पता है क्या होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अप हिल जा रही होती है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो से हाई जा रही है। जब वो लो से हाई एक सैल्यूट को आप मूव करवा रहे हैं तो उसकी वजह उसके लिए एनर्जी यूज होती है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, और हमें इसमें कैरियर प्रोटीन्स की भी जरूरत होती है। तीन चीजें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की होगी। बाकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी वाले फाइबर वगैरह, और जो सेकेंडरी वाले होते हैं दैट आर द को ट्रांसपोर्टर्स। किडनी के अंदर होता है को ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्टर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी वाले। ठीक, अगली चीज देखने लगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, जिसके अंदर हमें मेटाबॉलिक एनर्जी यूज नहीं हो रही होती। ठीक है, ग्रेडियंट के साथ जा रही होती है, मतलब डाउन हिल जा रही होती है। डाउन हिल का क्या मतलब हुआ कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जा रही है, तो इसलिए इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती। इसकी फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सिंपल डिफियन। सिंपल डिफियन में हमें कैरियर भी नहीं चाहिए, बल्कि सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ डाउन हिल मूवमेंट हो रही है, और ये डिपेंड किस चीज पे कर रही होती है, ये देखें सेल मेम्ब्रेन से गुजर रही है ना, इसका डिपेंडेंस सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस के ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल गैसेस
ने मूव करना है हमारी बॉडी में, तो वो कहाँ से किसके थ्रू होती है, सिंपल डिफिजन के थ्रू। नेक्स्ट देखिए फैसिलिटेटेड डिफिजन है, डिफिजन ही हो रही है, एनर्जी भी नहीं यूज हो रही, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही हो रही है, लेकिन इसमें कैरियर यूज हो रहा होता है, कैरियर मेडिएटेड होती है, ठीक है, कोई कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मसल्स में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है वो फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू वर्क कर रहा होता है। तीसरी चीज है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में मूवमेंट किस चीज की हो रही होती है, फ्लूइड की, ठीक है, सल्यूट की नहीं हो रही होती, बल्कि मूवमेंट हो रही होती है फ्लूइड, वाटर हो सकता है या कोई और सॉल्वेंट हो सकता है, और वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन पे जाता है। यहाँ तक हमें डिफरेंस पता चल गया। अब आपके इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, इनकी एग्जांपल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना है कि नीचे रैंडम करके लिखी हुई अपने पास एक जगह पे नोट करनी है, इधर ही नोट करनी है, मतलब यहाँ आप इसके 2 3 4 एग्जाम्पल्स होंगे, यहाँ करें यहाँ करें, और ताकि आपको रिवीजन करते हुए बार बार एक एक लाइन ना पढ़नी पड़े। यहाँ पे करेक्शन कर ली, 100 DA नहीं है, 1000 DA है, ठीक है। अब ड्रग का मालिक्यूल की एक उसके वेट के लिहाज से अगर 1000 DA से लेस होती है तो उसकी ट्रांसपोर्ट डिफिजन से होती है, लेकिन अगर 1000 से ज्यादा होती है तो उसकी ट्रांसपोर्ट पिनोसाइटोसिस से होती है। ये आपने याद रखनी है बात। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की कौन सी टाइप, जिसमें कैरियर यूज हो रहा था, अभी अभी हमने देखा 2 टाइप थी, सिंपल और फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड के अंदर कैरियर प्रोटीन यूज होती है। फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, एल्वियोलाई से ब्लड में जानी है, ब्लड से एल्वियोलाई में जानी है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर भी गैस, तो वो किसके थ्रू जाएंगी, पैसिव डिफिजन। पैसिव डिफिजन की फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखिए, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज लंग और ब्लड के दरमियान हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड के दरमियान हो रहा है, किसके थ्रू, पैसिव डिफिजन, जिसका दूसरा नाम सिंपल डिफिजन भी है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है सिंपल डिफिजन। पैसिव का सिंपल का ऑप्शन आपके पास मौजूद हो, पिक करें, नहीं ऑप्शन मौजूद तो आप पैसिव डिफिजन का भी कर सकते हैं, पैसिव सिंपल डिफिजन को ही कह रहे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन फिर से गैसेज आ गई, कैपिलरीज मतलब ब्लड से एल्वियोलाई, तो सेम बात होगी, पैसिव डिफिजन होगी। अब अमाइनो एसिड और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो रही है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, तो ये किसके थ्रू होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, किडनी और इंटेस्टाइन में जो ग्लूकोज सोडियम ट्रांसपोर्टर होता है, को ट्रांसपोर्टर, वो किसकी एग्जांपल था, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। बाकी एक नया पॉइंट है, 2 पॉइंट्स जो आपने याद करने हैं कि एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन के अंदर सोडियम की सिक्रीशन होती है, जबकि CSF के फॉर्मेशन के अंदर सोडियम की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है। डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये देखिए ये गैस डिफ्यूज होके जा रही है एल्वियोलाई और कैपिलरीज के दरमियान, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, जो मेम्ब्रेन है उसके सरफेस एरिया के साथ, मेम्ब्रेन की थिकनेस पे, मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया से, दोनों चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लोराइड की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है कहाँ पे, लेटर सेगमेंट ऑफ द PCT में, वो किससे होती है, ये करेक्शन कर लें, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, दिस इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिवली हो रही होती है क्लोराइड की, किसके थ्रू हो रही होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक, मतलब ये किस चीज की एग्जांपल बनेगी आपकी, सिंपल डिफ्यूजन, जिसको हम पैसिव डिफ्यूजन कह रहे हैं। बाकी पॉलीसाइथीमिया के केस में पल्मोनरी कैपिलरीज की डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ये हाईलाइट करें। प्लेसेंटा से ग्लूकोज, ग्लूकोज की हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज प्लेसेंटा से क्रॉस किसके थ्रू करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, जबकि अगर हमसे आ जाए ग्लूकोज इंटेस्टाइन से या किडनी से एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ग्लूकोज की 3 चीजें हमने याद रखनी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज इन द किडनीज अकर थ्रू विच मैकेनिज्म, किडनी से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। गैसेज आ गई एल्वियोलाई में, तो वो किस क्यों होती है रैपिडली, अब कार्बन डाइऑक्साइड रैपिडली क्यों होती है, क्योंकि उसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हाई होता है।
पैसिव डिफियन के थ्रू होती हैं। प्लेसेंटा से लोकल एनेस्थीसिया भी पैसिव डिफियन के थ्रू होता है, इसको भी हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसिव डिफियन के आपके पास एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ऑक्सीजन को प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है, जिस तरफ ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ जाएगी, क्योंकि जैसे सिंपल डिफियन हो रही होती है गैसेस की। ऑक्सीजन डिफियन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? वहां का एल्वियोलर कैपिलरी जो मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, डिफियन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सेल वॉल की थिकनेस के ऊपर कौन डिपेंड कर रहे होता है? थिकनेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने आपको बताया था, डिफियन होती है। एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। एक्टिव सोडियम सिक्रीशन है। पहली बिल्कुल लेक्चर स्टार्ट करते हुए हमने ये बात कही थी कि लिपिड सॉल्युबल जो चीजें होंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सेल मेम्ब्रेन से पास कर जाएंगी, जबकि जो वाटर सॉल्युबल होंगे उनको साथ में कुछ चाहिए होगा, कैरियर टाइप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पंप चाहिए होता है। कोराइड प्लेक्सिस में क्या हो रहा होता है? CSF फॉर्मेशन होनी है, तो सोडियम आयन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। दोबारा सेम बात, किडनी को उन्होंने क्लियर कर दिया, प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल, वहां से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ग्लूकोज की और अमाइनो एसिड की, किसके थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ये हम देख रहे थे डिफरेंट गैसेस और मालिक्यूल्स। अगर आ जाए वाटर की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है, सेल के अंदर वाटर ने एंटर होना है, सेल मेम्ब्रेन से पास करके होना है, तो किसके थ्रू होगी? पोर्स के थ्रू। Water enters the cell by which of the following process? Through the pores. Water absorption across cell membrane, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल के अंदर एंटर हुआ। लेकिन अगर वाटर ने प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है, ठीक है, वर्डिंग नोट कीजिएगा, प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो फिल्ट्रेशन होती है। सेल में है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सेल से बाहर गया, तो वो का भी फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, 3 चीजें वाटर की आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें। अगर वो कोई इशू आ रहा हो काइंडली फीडबैक भी दें, यहाँ पर भी क्वेश्चन करें, क्योंकि एम हमारा एट द एंड क्या है? आपके पेपर पास होना, आपके कंसेप्ट क्लियर होना, आपको इतना इनेबल करना कि आपका पेपर पास करने के, पढ़ने के आपको एक बेहतरीन सी गाइडलाइन मिले, आपको समझ आ रहा हो कि आप अब क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एम एट द एंड हमारा सेम है, तो कहीं कोई इशू हो बगैर झिझके मैसेज करना है, यही मैसेज करना है, वैसे आपने ग्रुप में करना है, डायरेक्ट करना है, बात करनी है, ताकि जहाँ कहीं आपको मसला आ रहा हो वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स ऑफ सेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें अब आपके पास एक छोटा सा रट्टा आ जाता है, अपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है, रट्टे से करें, निमोनिक्स के थ्रू करें, वैसे आपको याद हो जाती है, फोटोग्राफिक मेमोरी है, जैसे भी इनके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सेल्स को ना हम इनकी कैपेसिटी, डिवीजन कैपेसिटी की बेस पे डिवाइड करते हैं। बॉडी में सारे सेल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं कि 3 पे। नंबर 1 वी हैव द लेबाइल सेल्स। लेबाइल सेल्स कौन से होते हैं? जो कि कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में डिवाइड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल बोन मैरो, फॉर एग्जांपल गट के एपिथेलियम, स्किन, हेयर फॉलिकल और जर्म सेल्स। क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग फेज के अंदर है, तो इनके ऊपर कीमोथेरेपी की ड्रग्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं स्टेबल सेल्स। स्टेबल सेल्स की बात ये है कि दे हैव पोटेंशियल टू डिवाइड, लेकिन नॉर्मली ये डिवाइड नहीं हो रहे। अगर कोई इंजरी होती है, बॉडी को जरूरत है तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हर वक्त नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल हिपेटोसाइट्स है, लिवर की अगर सेक्शन हो जाए तो लिवर रिजेनरेट हो जाता है। इसी तरह लिम्फोसाइट, पीसीटी एंड पेरियोस्टियल सेल्स हो सकते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी है। बट वी हैव द परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स का ये है कि इंजरी भी हो जाए, इन्होंने डिवाइड नहीं होना। न्यूरॉन्स, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल एंड आरबीसीज, ये एग्जाम्पल्स आपको ना आनी चाहिए, बहुत अच्छी से आनी चाहिए। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आने और बच्चे मिक्स करके, पता नहीं चीजें कंफर्म नहीं है, हमें कंसेप्ट पेपर के स्ट्रेस में गलत करके आ जाते हैं। अक्सर बच्चे आरबीसी को लेबाइल सेल्स में लिख देते हैं, वो सोच के कि ब्लड सेल्स हैं, लेकिन जिस आरबीसी की इंजरी हो गई है ना, उसने नहीं दोबारा से डिवाइड होना, बल्कि वो
हेमोलिसिस हो जानी है, नया आरबीसी बन सकता है। ठीक है, इस तरह वाली गलती नहीं करनी, इसको अच्छा से कर लेना। एक्सक्यूज मी। ठीक है, अब देखें, सॉरी, आगे देखते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड सेल्स कांट अकर बाय रीजेनरेशन इन टिश्यू कंपोज्ड ऑफ परमानेंट सेल्स, है ना। परमानेंट सेल्स में हमने देखा रीजेनरेशन नहीं होगी। मायोकार्डियल सेल्स आर द परमानेंट सेल्स, जबकि जो एपिथेलियम है, ब्लड सेल्स हैं, वो हमारे लेबाइल सेल्स होते हैं। अल्फेक्टरी नर्व के जो सेल्स हैं वो रिपेयर और चेंज होते हैं हर 2 वीक में। क्यों होते हैं? बेसल सेल्स की वजह से। ये इधर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डिवीजन वाला क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लें कि अल्फेक्टरी नर्व के सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं बेसल सेल्स की वजह से। अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल रीजेनरेटिव एबिलिटी टू मेमेलियन सेल्स मोस्ट लाइकली आर, कौन से वाले सेल्स हैं जिनकी रीजेनरेटिव एबिलिटी है? कवरिंग एपिथेलिया और ब्लड सेल, और ये कौन से हैं? लेबाइल सेल्स हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हम सब क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट भी है इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहली चीज हम ये देख रहे हैं, इंटरसेल्यूलर कनेक्शंस क्या कौन से हैं हमारे पास। हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 वी हैव टाइट जंक्शन, नंबर 2 वी हैव गैप जंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात नहीं याद रखनी, टाइट जंक्शन या जोन्यूलर अक्लूडेंस जो है वो एपिथेलियल सेल्स के दरमियान होते हैं, और ये इंटरसेल्यूलर पाथवेज के तौर पे काम करते हैं। मे भी ये काम करें, ठीक है, नाम है इनका टाइट जंक्शन, लेकिन मे भी इम्परमिएबल हो। ठीक है, टाइट और लीकी से खुद को मिक्स ना करें। नाम इनका टाइट जंक्शन है, लेकिन मे भी ये इंटरसेल्युलर पाथवे जो सल्यूट्स किए हैं उनको, मतलब इंटरसेल्युलर पाथवे के तौर पे काम करें, परमिएबल हों, जैसा कि ये कहाँ पर होते हैं? रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स और गॉल ब्लैडर में। मे भी ये इम्परमिएबल हों, जैसा कि रीनल डिस्टल ट्यूब्यूल में होते हैं। होते ये कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, बिटवीन द एपिथेलियल सेल। ये रीड कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो आपका बार बार क्वेश्चन आता है, दैट इज रिलेटेड टू गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो होते हैं वो बिटवीन द टू सेल्स और उनके दरमियान क्या करते हैं? इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन के तौर पे काम करते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो कर जाते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं? इनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे मायोकार्डियल सेल्स के दरमियान होते हैं, और वहाँ पे इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है, वो इस तरह वहाँ पे फ्लो कर रहा होता है गैप जंक्शन की वजह से। इसके लिए हमारे पेपर में जो टर्म यूज होती है ना, हार्ट एक्ट एज अ सेंसेशन ड्यू टू गैप जंक्शन। नीचे भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। इधर आई थिंक इधर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है कि हार्ट एज अ सेंसेशन कैसे काम करता है। तो वो किसकी वजह से करता है? ड्यू टू द गैप जंक्शन। सही। नेक्स्ट हम देखने लगे हैं व्हाट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कनेक्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हमने देखना ये है, ये अपने को थोड़ी सी याद करने वाली चीजें। फर्स्ट 4 पॉइंट्स हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज किसके साथ, सेल है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और सेल्स, दूसरे सेल्स हैं, इसका पूरा उनका एनवायरमेंट और वापस में उसी के साथ बाइंड हुए हुए हैं, और उन बाइंडिंग में कौन सी चीज कहाँ कहाँ बाइंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर ने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, वर्ड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंड करा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर को इंट्रासेलुलर से, तो दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। सॉरी, हाँ, अब दीज में भी हमारे पास था, ये हम अलग से भी पढ़ेंगे। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे पास में भी केराटिन हो, दीज आर बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स, या बाइमेंटेन हो सकता है कनेक्टिव टिश्यूज के दरमियान, या फिर मसल्स के दरमियान डेस्मिन हो सकता है। इस तरह बहुत डिफरेंट चीजों के साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन आपने याद किया रखना है, जब
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ साइटोस्केलेटल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आपस में जब बाइंडिंग नॉर्मली हुई हुई है वो किसके थ्रू हुई होती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के थ्रू। इस तरह साइटोस्केलेटन की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंडिंग इंटीग्रिन्स के थ्रू होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की इंटरसेलुलर के थ्रू भी इंटीग्रिन्स के थ्रू होती है। ठीक है, 3 चीजें। लेकिन जो सेल टू सेल एडिशन होती है ना, क्लिनिकली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल टू सेल एडिशन जो होती है वो कैथरीन की वजह से होती है। अब कैथरीन या ई कैथरीन, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है, अब 2 सेल्स को आपस में बाइंड करनी है कैथरीन में, ई कैथरीन में। अब जब नॉर्मली एक पेशेंट को ट्यूमर हुई है, उसने मेटास्टाइज करना है, तो उसके ट्यूमर सेल्स ने वहां से दूसरी जगह पे जाना है। दूसरी जगह पे जाने के लिए उनको क्या चाहिए कि वो 7वें सेल से बाइंडिंग उनकी खत्म हो जाए। वो बाइंडिंग किसकी वजह से होती हुई थी, कैथरीन। जब कैथरीन की डिसरेगुलेशन हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी, तो मेटास्टेसिस हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिज्म हमारे मेटास्टेसिस का यही है कि डाउन रेगुलेशन हो जाती है कैथरीन की, ई कैथरीन। यहाँ तक हम कंफर्म है। अब दिस इज 2 पॉइंट रिलेटेड टू द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जनरल पैथोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में जो यहाँ पे इन्होंने 2 चीजें मेंशन की हुई हैं, रिवाइज कर लेते हैं, अच्छी बातें लिखी हुई है। तो जब एक जगह पे इंजरी हुई है, हमारे WBCs ने, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रोफिल्स ने रोल होते हुए वहां तक पहुंचना है। जब वो एंडोथेलियल वॉल के साथ रोल हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे ट्रांजिएंट एडिशंस बनती हैं। इनकी ट्रांजिएंट एडिशंस किसकी वजह से बनती हैं, सिलेक्टिन्स की वजह से स्टार्ट में, और बाद में जब आगे जाके फर्म एडिशन बननी होती हैं, तो फर्म एडिशन इंटीग्रिन की वजह से बनते हैं, और जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज LFA1 है। तो अगर आपके पास LFA1 का ऑप्शन मौजूद है, वेल एंड गुड, इसको पिक करें, नहीं है तो आप इंटीग्रिन को कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इधर से रिलेटेड नहीं है, समझ लिया, ठीक है। फिलहाल आपको बहुत अच्छा ये वाली चीज याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखें, ट्यूमर स्प्रेड हुई है मतलब मेटास्टेसिस हुई है, ई के अध्ययन या तो लॉस हुआ है, या डिग्रेडेशन हुई है, या डाउन रेगुलेशन हुई है। हार्ट एक्ट एज अ सेंसेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। गैप जंक्शंस की वजह से होता है। Which of the following help in transmission of the rapid action potential between cells? सेल्स के दरमियान रैपिड एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से आया है, गैप जंक्शंस की वजह से। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, और मोस्टली ये कहाँ पर हो रहा होता है, हमारी बॉडी में, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है। डेस्मोसोम्स किससे बने हुए होते हैं, डेस्मोसोम्स बनते हैं साइटोकेराटिन, कैथरीन और इंटरमीडिएट फिलामेंट से। ठीक, सेल में डेस्मोसोम ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, और इनके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं। 2 एपिथेलियल सेल्स के दरमियान डायरेक्ट जंक्शन होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। The extracellular matrix and the cytoskeleton communicate across the cell membrane through which of the following? ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और साइटोस्केलेटन के दरमियान इंटीग्रिन होती है। आपके पास एक पेशेंट है, a small silver piece stuck in the wound become embedded in the finger of the 25 years old man. He does not remove it, but उसका क्या है, बॉडी में फॉरेन बॉडी है, 3 दिन गुजरे हैं, अभी एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो वहां पे रेड डॉगी भी है, सोलन टेंडर है, न्यूट्रोफिल माइग्रेट हुए हैं, और एक्सप्रेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एन एंडोथेलियल सेल इज मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग दिस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब न्यूट्रोफिल माइग्रेट होने के लिए सबसे पहले क्या होना था, रोलिंग होके जानी थी। जब वो रोलिंग हो रही होती है तो वहां पे जो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर उसने ट्रांजिएंट बाइंड कर करके आगे जाना होता है, तो वहां पे सिलेक्टिन या ई सिलेक्टिन की एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, ट्रांजिएंट एडिशन है, उसमें कौन आता है, सिलेक्टिन आती है, WBC ने या न्यूट्रोफिल्स ने जब एंडोथेलियम के साथ एडिशन करके आगे जाना होता है। अब एक बच्चा मल्टीपल इन्फेक्शन के साथ आया है, रेयर जेनेटिक डायग्नोसिस है, और उसमें ल्यूकोसाइट एडिशन टू द एंडोथेलियल सेल डेफिशिएंट है। अब जब ल्यूकोसाइट की एडिशन डेफिशिएंट हुआ है, किसके साथ, एंडोथेलियल सेल्स के साथ, उनकी बाइंडिंग नहीं हो रही। अब यहाँ पे रीज आस्किंग अबाउट जब जेनेटिक कंडीशन है, तो आपने ट्रांजिएंट एडिशन के बजाय फर्म एडिशन का सोचना है। ठीक है, इनिशियली तो सिलेक्टिव के थ्रू होते हैं, लेकिन फर्म एडिशन जो होती है किसके थ्रू होती है, हमने कहा था इंटीग्रिन। इंटीग्रिन में से स्पेसिफिकली LFA1 का ऑप्शन मौजूद हो तो आप यही पिक करेंगे।
तो इस केस में आपने क्या पिक करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है, लेकिन याद रखें जब जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो एडिशन अगर प्रॉब्लम है दैट इज ड्यू टू द ट्रांस मसला कहाँ पर है पेशेंट का, फर्म एडिहेंस में, और वो किस में, LFA1 को पिक करेंगे, उसकी डेफिशिएंसी है। ठीक है, देखिए फर्म एडियन जो होती है वो एंडोथेलियम से B1 B2 इंटीग्रिन से होती है, और B1 B2 इंटीग्रिन के लिए ल्यूकोसाइट्स के ऊपर क्या होती है, एंडोथेलियम के ऊपर B1 B2, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर LFA1 और MAC1 होता है। हमारे पास ऑप्शन में MAC1 नहीं आता, मतलब दोनों होते हैं, लेकिन जब भी आप देखें आपको ऑप्शन में ना LFA1 ही मिलता है, याद रख लें MAC1 भी, लेकिन LFA1 आपने पिक करना है हर वक्त। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हैं। काइंडली रिस्पॉन्स दे दिया करें तो थोड़ा लगता है कि आप लोग थोड़ा अटेंटिव हैं या कुछ फायदा हो रहा है। चैट में दे दें या वैसे मतलब बता दें थोड़ा सा तो। ओके जी, आगे भी चलते हैं। आजकल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का लास्ट टॉपिक करने लगे हम। ठीक है, थोड़े रैंडम क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको हम ना एक दफा यहाँ से रीड करेंगे, लेकिन इनमें रफीउल्लाह ने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन दीज आर नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर ना, अभी तक हमने इनको डिटेल से चैप्टर समझा, तो इनको एक दफा रीड करेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, ये टॉपिक सेम टू सेम लाइन दोबारा हमारे पास आएंगी। ठीक है, जब दोबारा आएंगी तब हम इनको रिपीट भी करेंगे। इसको देखते हैं, क्या क्वेश्चन देखें, जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा देखिए, साइनेप्सिस आर मोस्ट लाइकली एब्सेंट इन, जो हमारे गैंग्लियन होते हैं उनमें से, ठीक है, जो स्पाइनल कार्ड होता है उसके अंदर डॉर्सल रूट गैंग्लियंस होते हैं, उनके अंदर साइनेप्सिस नहीं होते। ये अभी फिलहाल आपने एक दफा नजर से गुजार के याद कर लेने वाली चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन ऑन द एक्साइटेटरी साइनेप्स, साइनेप्स कहाँ पर बनती है, जब एक्साइटेटरी एक्शन पोटेंशियल आया है, साइनेप्स बनेगी और उसके बाद मसल की कंट्रैक्शन होनी है, तो वहां पे एक्साइटेटरी सिनेप्स के ऊपर क्या होती है कि कैटाइन का इन्फ्लक्स होता है पोस्ट सिनेप्स के ऊपर, और वो कैटाइन के इन्फ्लक्स होने की वजह से कौन से वाले चैनल्स होते हैं, लाइगेंड क्रिएटेड चैनल्स ओपन होते हैं, और फिर एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन के बाद में क्या होगा, मसल्स की कंट्रैक्शन होनी होगी। द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट द केमिकल सिनेप्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है सीएनएस के अंदर, सीएनएस के अंदर हमारे लिए जब रिलीज होना होता है तो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे कैल्शियम पे डिपेंड करता है, इसको हाईलाइट कर लें, कैल्शियम के इन्फ्लक्स पे डिपेंड करता है, राइट। और सीएनएस के अंदर न्यूरॉन्स में एक से ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर के लिए मोस्टली के ऊपर सेरोटोनिन का भी होगा, एसिटाइलकोलिन का भी मिल सकता है, मतलब डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर के लिए साइनेप्स हो सकते हैं। अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स, नोसिसेप्टर मतलब कौन से होंगे, पेन वाले, प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स होंगे जो प्राइमरीली लेकर जा रहे हैं फाइबर्स को, और वो कहाँ पे स्पाइनल कार्ड तक जाएंगे, फर्स्ट ऑन रिले करना है उन्होंने, तो वो कहाँ पर होंगे। अब देखिए, पेन कौन लेकर जाता है, अभी आपने न्यूरो नहीं पढ़ी या जिन्होंने रिपीट किया मैं बताया, पेन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू जाता है, तो अनमाइलिनेटेड वाले स्पाइनोथैलेमिक के लिए स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन इन द लेमिना वन में जाएंगे। अगर कोई आप में से फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो इन क्वेश्चंस को देख के परेशान बिल्कुल नहीं हो, ये हमने अच्छे तरीके से आराम से करने हैं। ग्रेटर स्प्लैंकिंग नर्व जो है वो सेली गैंग्लियन में सिनेप्स करती है। अनमाइलिनेटेड सेम बात है, क्वेश्चन रिपीट है। A man while working accidentally land his foot on the pointed object, immediately remove it. हुआ क्या उसको, विड्रॉल रिफ्लेक्स आया। विड्रॉल रिफ्लेक्स में क्या होता है, आपको पेन मिलता है, आप फौरन उसके बाद वहां से अपने बॉडी को रिमूव कर लिम्फ को, तो और दिस रिफ्लेक्स इज मल्टी साइनेप्टिक होता है।
नर्व कंडक्टिंग वन सेंस मोडेलिटी एट अ टाइम, इसको कहते हैं लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल। लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि पेन, टच या कोई भी जो हम सेंसेशन कह रहे हैं ना, वो उसको हम कहते हैं मोडेलिटी ऑफ सेंसेशन। कोई भी एक टाइप, पेन हो सकता है, टच हो सकता है, कोई भी चीज। और हमारे नर्व फाइबर्स की ना ये स्पेसिफिसिटी है कि वो एक टाइम में एक जो नर्व फाइबर है एक टाइम में एक सेंसेशन को लेके जा रहा होता है। ठीक है, दिस इज लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल। इसको हाईलाइट कर लें, लेबर्ड लाइन प्रिंसिपल आपको पता हो। अंडर द माइक्रोस्कोप विच सेल शोज डेंड्रिटिक साइनेप्सिस, सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर आपको डेंड्रिटिक साइनेप्सिस नजर आती हैं। परकेंजी सेल बॉडीज की जो शेप होती है वो कैसे होती है? फ्लास्क शेप होती हैं, और उनके अंदर थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। These are dendritic synapses आपको नजर आती हैं। सेरिबेलर कॉर्टेक्स, वहाँ पे परकेंजी सेल्स होती हैं। ये होते क्या हैं? सेरिबेलर कॉर्टेक्स के इफरेंट फाइबर्स होते हैं। सही, यहाँ से कर लिया। ये जो है ना, ये बहुत ही रैंडम सी बात लिखी हुई है। देखें, जब भी हम करते हैं ना, कोई भी मसल की कंट्रेक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, एनर्जी यूज होती है। उस एनर्जी को लिए हम एक अगर टर्मिनोलॉजी यूज करें, हम उसको हीट की टर्म से यूज कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब एवरी टाइम कोई ना कोई एनर्जी यूज हो रही है, जब मसल रेस्ट की कंडीशन में है, उस टाइम जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट गिवन अप हो रही है, दैट इज रेस्टिंग हीट। मसल की कंट्रैक्शन स्टार्ट होनी है, मसल कंट्रैक्ट होना है, उस टाइम जितनी एनर्जी यूज होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज इनिशियल हीट। इनिशियल हीट को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक्टिवेशन हीट, दैट इज शॉर्टनिंग हीट। एक्टिवेशन हीट क्या होता है? जब मसल की कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई उस टाइम जितनी प्रोड्यूस हुई, और शॉर्टनिंग क्या हुई? कंट्रैक्शन की वजह से फिर मसल शॉर्ट होता है ना, मसल कंट्रैक्ट करता है, उस शॉर्टनिंग की वजह से स्ट्रक्चर चेंज हुई, स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से दैट इज शॉर्टनिंग हीट। नेक्स्ट वी हैव द रिकवरी हीट। अब कंट्रैक्शन के बाद उसने नॉर्मल होना है, एनर्जी यूज होगी, दैट इज की वजह से रिकवरी हीट प्रोड्यूस होगी, इनिशियल हीट पे इक्वल होती है। और जब वो रिलैक्सेशन होने के बाद जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज रिलैक्सेशन हीट। इधर से कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना, कभी इस टाइप का क्वेश्चन एक दफा पास में क्वेश्चन आया था कि इनिशियल हीट का पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसको एक दफा रीड कर लें, इस पर टाइम नहीं लगाना। टाइम लगाने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक्शन पोटेंशियल और सार्कोमेयर और इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, कोशिश करनी है आप लोग सारे जिन्होंने आज लेक्चर अटेंड किया, जिन्होंने नहीं भी किया, इंशाल्लाह इंटरनेट के मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है कि आपने ये रखना है, आज का लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया, जिन लोगों ने नहीं किया वो रिकॉर्डिंग वाला लेकर अटेंड कर रहे होंगे। आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले आई विल एक्सपेक्ट, और क्योंकि अब हम सब छोटे बच्चे तो नहीं है ना कि होमवर्क है वो वाला काम हो, लेकिन एक चीज़ हमें कवर होगी कि आपने ये लेक्चर एक दफ़ा सुन लेना है। इसमें आपको कोई भी चीज़ समझना है, आपने फ़ौरन ग्रुप में मैसेज करना है। मैं जो ही फ्री होंगी मैं कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सका मैं आपको फ़ौरन फ़ौरन उसका आंसर करूंगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको फ़ौरन नहीं भी आंसर कर सक रही, आधा घंटा, एक घंटा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले मैंने आपकी वो क्वेरी कवर करा के इंशाल्लाह आगे जाऊंगी। ठीक है, ये बात आपने क्यूरीज अपनी भेजनी है। दूसरी बात ये कि जितना आप एक्टिव रहेंगे मैं उतना आपके साथ ज़्यादा एंगेज रहूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन खुद को डिसिप्लिन करना आपका अपना काम है, क्योंकि मैं इतना कर सकती थी जितना अभी मैंने किया। अब इससे अगला स्टेप क्या है कि आपने रेफ्यूला खोल के जो सब कुछ आज पढ़ा है ना, इस सबको रिपीट करना। मैक्सिमम आपका 2 घंटे लगेंगे, लेकिन इसको रिवाइज आज कर लेंगे या कल सुबह कर लेंगे, आपका कवर हो जाएगा। और अगला स्टेप जितना आपके पास टाइम हो ना, 10 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, इस चैप्टर के आपने डबल ए से एमसीक्यूज करने हैं। अब डबल ए जब आप कर रहे होंगे, आपने इस चैप्टर में ये देखने कोई 260 एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे वो हैं जो सेम टू सेम लाइंस हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सिनेरियोज वगैरह नहीं है, सीधी सीधी लाइंस हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको बिल्कुल नहीं लग रही होंगी, अपनी परेशान नहीं होना। डबल ए ने घपला ये किया, अगर मैंने दूसरे चैप्टर्स के ना एमसीक्यूज इसके अंदर डाले हुए हैं, तो आपने मुझे उसके ऊपर एक स्टार बना देना है, उसको समझ लेना है, ना समझे मेरे से पूछ लेना है, या कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर देना, परेशान नहीं होना। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। लेकिन कोशिश करनी है कि डबल ए साथ साथ करते जाएं। डॉक्टर वजी 3 का
लिमिट देते हैं लेकिन वो मोस्टली जल्दी कर देते हैं। आजकल इशू हुआ है ये इंटरनेट के मसाइल का। दरअसल ये कि लेक्चर प्रोसेस होने में 2 से ढाई घंटे ले जाता है, जब मतलब उन तक पहुँचते तो वो लेट नाइट हो गई होती है। मोस्टली जितना मैंने इनका देखा है वो